वन वीडियो इनफ सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। ये सीरीज़ अब चलने वाली है जब आप इसे चलाओगे। 2000 लाइक इस वीडियो में आएंगे, अगली वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। अब ये वन वीडियो इनफ क्यों कह रहा हूँ मैं, ऐसा क्या बात है? एक तो आपको कंप्लीट लेक्चर इसमें मिल जाएगा एक ही जगह पर। दूसरी चीज़ है इसके पीडीएफ भी मिलेगी लेक्चर के नोट्स की। टॉपिक वाइज जेआरएफ नेट के पीवाईक्यूज मिलेंगे, वो भी 2012 से लेकर टिल डेट तक मिलेंगे। और इसमें आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ये सबके नोट्स सबके चाहिए पीडीएफ तो ईमेल के द्वारा आपको भेज दिए जाएंगे। आप इस वीडियो पे लाइक कीजिए, हाइप का अगर बटन दिखाई देता है तो क्लिक कीजिए। वीडियो बहुत लेट देख रहे हो 7-8 दिन बाद तो फिर हाइप नहीं दिखेगा, फिर आप कमेंट कर सकते हो। और आप स्क्रीनशॉट लीजिए इस चीज़ का, प्रूफ अटैच कीजिए। फॉर्म दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप अटैच कीजिए, वहाँ पर ही आपकी ईमेल भी ले ली जाएगी। और जैसे ही आप फॉर्म फिल कर देते हो हमारी टीम वेरीफाई कर लेगी कि आपने सब कुछ ठीक किया है। आपको मटेरियल जो है ईमेल में भेज दिया जाएगा। और इसी के साथ हमारा जो दिसंबर 2025 का रिजल्ट था पिछली बार बहुत शानदार रहा है, चाहे पेपर वाहियात किस्म का ही क्यों ना आया हो। और हमने कुछ स्टूडेंट्स के साथ, जो हमारे स्टूडेंट थे बैच के भी, उनके साथ भी हमने पार्टी की है। अगली बार आपके साथ भी मिलूँगा, मैं आपके साथ भी पार्टी करूंगा। जून में जेआरएफ नेट मुझे लेकर दिखाइए, फिर आपके साथ भी मिलेंगे। प्रोवाइडेड है ब्रह्मास्त्र कोर्स का पार्ट आप बन जाइए। प्राइस अब अपडेट होने वाले हैं 1 अप्रैल से। जो नए प्राइजेस हैं और करंट प्राइजेस है उसमें डिफरेंस आप देख सकते हैं। 20% इंक्रीज़ होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कोर्स में एनरोल होने के लिए आप हो सकते हो। इवन सुदर्शन बैच भी हमारा लॉन्च हो गया है, जो बेसिकली यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसको लेकर हम तैयारी करवा रहे हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं ये भी बता दूँ, ये जो लेक्चर अब आप सुनने वाले हो ये ब्रह्मास्त्र कोर्स का ही पार्ट है। ये जो नोट्स मिलने वाले हैं ये भी ब्रह्मास्त्र कोर्स का ही पार्ट है। आप खुद देख सकते हो कि हमारा कोर्स कैसा चल रहा है और फैसला ले सकते हो कि एनरोल करना है या नहीं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के मेजर कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स की कंट्रीब्यूशन इतनी बड़ी रहती है इस सब्जेक्ट में कि सिर्फ इसी सब्जेक्ट को नहीं, यानी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट या पॉलिटिकल थ्योरी में कंट्रीब्यूशन नहीं रहती है, जितने और अलाइड डिसिप्लिन है सोशल साइंसेज के उनमें ही चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। चाहे वो सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, उसमें चेंजेस आने लगते हैं। क्योंकि कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ ही कुछ ऐसे थे, रेडिकल थे, कि नई मेथडोलॉजी चीज़ों को पढ़ने की, समझने की, विचारने की इन्होंने डेवलप कर दी। तो चलिए ब्रीफ बायो से शुरू करते हैं, फिर एक एक करके इनके आइडिया समझने शुरू करते हैं। जर्मनी में पैदा हुए थे 1818 में, ज्यूइश फैमिली में ये पैदा हुए थे। बॉन एंड बर्लिन में वो लॉ की स्टडी करते हैं और उसके बाद वो फिलॉसफी में स्विच हो जाते हैं। पीएचडी करते हैं, फिलॉसफी में ही करते हैं। 1841 में अपनी पीएचडी कंप्लीट भी कर लेते हैं। यहाँ पर उनका एकेडमिक कैरियर लगभग कंप्लीट हो जाता है। हीगल से काफ़ी इंस्पायर रहते हैं। हीगल के बहुत सारे आइडिया से इंस्पायर तो रहते ही हैं, लेकिन उसके साथ उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं और फर्दर हीगल के वर्क को डेवलप भी करते हैं। जर्मन आइडियोलॉजी जो उन्होंने अपनी बुक लिखी थी उसमें भी उन्होंने हीगल के आइडियाज़ पे काम किया। एक और राइटिंग ग्रैंडरीज, उसमें भी उन्होंने काम किया। पेरिस में 1844 में वो इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट की अपनी राइटिंग लिखते हैं। वहाँ पर ही वो एंजल्स को भी मिलते हैं। एंजल उनका वहीं पर ही एक क्लोज फ्रेंड भी बन जाते हैं, कोलैबोरेटर भी बन जाते हैं। मतलब आगे चलकर ये दोनों बहुत सारी चीज़ें साथ में करते हैं। ब्रसल्स में जाते हैं 1845 में, वहाँ पर कम्युनिस्ट लीग इस्टेब्लिश करते हैं। 1848 में ब्रेक थ्रू स्टडी एक राइटिंग लिखते हैं जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसी राइटिंग में मार्क्स अपनी रेवोल्यूशन प्रोग्राम्स और अपने मेजर आइडियाज़ लिखते हैं और पता चलता है हमें कि कार्ल मार्क्स कैसे देख रहे हैं सोसाइटी को, पॉलिटी को, इकोनॉमी को, और क्या क्या चीज़ें वो चाहते थे चेंज होनी चाहिए। बेल्जियम और जर्मनी से उन्हें एक्सपेल भी कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। वो लंदन चले जाते हैं 1849 में, उनकी यही कम्युनिस्ट लीग की गतिविधियों की वजह से। और वो फिर वहाँ जाकर ही लिखते हैं 18th ब्रूमेर ऑफ लुई बोनापार्टे, और दास कैपिटल की राइटिंग भी अपनी लंदन में ही कंप्लीट करते हैं। कार्ल मार्क्स चाहे बहुत बड़े फिलोसफर थे, लेकिन लास्ट में उन्होंने काम तो ब्रिटिश म्यूजियम में ही किया था। अपनी ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए न्यूयॉर्क ट्रिब्यून में कुछ आर्टिकल्स लिखते होते थे, उसी से उन्हें जो पैसे आते थे वहीं से ही अपनी जीविका चलाते थे। एंजल्स ने कार्ल मार्क्स को काफ़ी फाइनेंशियली सपोर्ट किया। पॉवर्टी में रहते हैं कार्ल मार्क्स अपनी बहुत लाइफ के लंबा टाइम भी, और 3 बच्चे भी उनके मर जाते हैं पॉवर्टी की वजह से ही। जेनी मार्क्स जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने भी मार्क्स के काफ़ी पब्लिकेशन में
एडिट करने में, प्रूफ रीडिंग करने में मार्क्स की हेल्प की थी। लंदन में 1883 में इनकी डेथ हो जाती है और कहते हैं इनकी डेथ भी अननोटिस रहती है, लोगों को पता भी नहीं चलता और उस सदी का सबसे महान फिलोसोफर का निधन हो जाता है लंदन में। चलिए अब उनके मेजर वर्क्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक एंड फिलॉसफी मैन्युस्क्रिप्ट जो 1844 की उनकी राइटिंग्स है, जिसको यंग मार्क्स की राइटिंग भी कहा जाता है। क्रिटिक ऑफ हीगल फिलॉसफी राइट 1843 में ये लिखी जाती है। थीसिस ऑन फ्यूरबैक 1845 में लिखा जाता है, लेटर ऑन पब्लिश्ड होता है 1888 में। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 में लिखी जाती है। क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस जो 1848-1850 पीरियड का एनालिसिस था मार्क्स का, और ये 1850 में लिखा जाता है और पब्लिश्ड इसे किया जाता है लेटर ऑन 1895 में। 18th ब्रूमेर ऑफ लुई बोनापार्टे ये दिसंबर 1851 और मार्च 1852 के बीच में लिखी गई ये राइटिंग है। 1852 में ये पब्लिश होती है। द कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में जो है पब्लिश की जाती है। फिर दास कैपिटल, जिसको शॉर्ट में कैपिटल भी कहा जाता है, कैपिटल वॉल्यूम 1 1867 में। सिविल वॉर इन फ्रांस 1871 में ये पब्लिश होती है और 1870 और 71 के बीच में लिखी जाती है। फिर कैपिटल वॉल्यूम 2 आती है, ये 1885 में लिखी जाती है। कैपिटल वॉल्यूम 3 आती है, ये 1894 में लिखी जाती है। मार्क्स और एंगल्स दोनों मिलकर जो काम लिखते हैं उनमें से नाम आता है एक होली फैमिली जो 1844 और 45 के बीच में पब्लिश होती है। जर्मन आइडियोलॉजी भी 45-46 के बीच में, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनका जो फेमस वर्क है वो 1848 में पब्लिश होता है। अब हम मार्क्स का सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया पढ़ते हैं, वो है डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म का आइडिया। ईजी करके समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए क्या है। ये मार्क्स की राइटिंग का ना फिलॉसफिकल बेसिस है। मतलब अगर आप कोई थ्योरी बिल्ड कर रहे हो उसमें आप एक फ़िलासफ़ी देना शुरू करते हो, तो इसमें यही फ़िलासफ़ी डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म को दर्शाती है। तो ये समझ लेना एक फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन है डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म का आइडिया। हीगल ने भी डायलैक्टिकल का आइडिया दिया है। उनका जो डायलैक्ट्स था वो आइडियाज़ के बेसिस था, कॉन्शियसनेस के बेसिस था। वो कहते हैं जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस हो रही है आइडिया ही डेवलप हो रहा है। सबसे पहले कहते आइडिया आता है, फिर हमारी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। लेकिन मार्क्स इसको अलग तरीके से देखते हैं। वो कहते हैं सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, मटेरियल में चेंजेस आते हैं, देन आपके आइडियाज़ में, आपकी कॉन्शियसनेस में चेंजेस आते हैं। हीगल को उल्टा कर देते हैं। मार्क्स ये भी कहते हैं कि हीगल की फ़िलासफ़ी के साथ मैंने कुछ नहीं किया है। हीगल उल्टा खड़े थे अपने सिर के बल, मैंने उनको सीधा करके पैरों के बल खड़ा कर दिया। ये उन्हें तभी कहते हैं जब उनके डायलैक्टिकल मेथड्स के आइडिया में, जो आइडियाज़ की वजह से वो कहते हैं चेंजेस आते हैं, वो कहते हैं नहीं, आइडियाज़ की वजह से नहीं, मटेरियल में चेंज आने की वजह से ही सोसाइटी में डेवलपमेंट होती है, सोसाइटी में चेंजेस आते हैं और प्रोग्रेस आती है। अब डायलैक्टिकल प्रोसेस में हीगल ने कहा था थीसिस होता है, एंटीथीसिस होता है और सिंथेसिस होता है। अब ये क्या है? कहते कोई भी आप आइडिया ले लोगे ना, एक तो आइडिया होगा जो पॉजिटिव होगा, उसी आइडिया को फेवर कर रहा होगा, वो थीसिस है। और उसी आइडिया के अगेंस्ट भी एक और आइडिया होगा, वो हो गया एंटीथीसिस। और इन दोनों के आइडिया जब क्लैश होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्लैश होंगे, तो सिंथेसिस निकल कर आएगा। उन दोनों आइडिया का कुछ जो बैलेंस रूप है, मॉडरेट रूप है, वो निकल के आएगा। जैसे कार्ल मार्क्स मानते हैं कि कैपिटलिज्म एक थीसिस है, उसका एंटीथीसिस सोशलिज्म है, और इसका जो सिंथेसिस रहेगा, इन दोनों का जो मॉडरेशन बीच में से निकल कर आएगा, वो कम्युनिज्म है। ये कार्ल मार्क्स का मानना था। तो अब हीगल क्या कहते थे कि ये जो थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस वाली चीज़ें हैं, ये सदा ही चलती आ रही है और सदा ही चलती रहेगी। तब तक चलती रहेगी जब तक हम परफेक्ट आइडिया तक ना पहुंच जाए। और मार्क्स भी कहते हैं, एग्री करते हैं हीगल के साथ कि ये डायलैक्टिकल प्रोसेस चलता रहता है और चलता ही रहेगा जब तक हम वो सोसाइटी ना बना ले जिसमें किसी भी तरह की एक्सप्लॉइटेशन ना हो, किसी की तरह क्लास ना हो, स्टेट ना हो, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, जिनकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, वार रहते हैं, ऑपरेशन रहता है, एक्सप्लॉइटेशन रहती है हमारी सोसाइटी में। ये एग्जाम्पल जो मैंने लिख रखी है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब हम समझते हैं कि डायलैक्टिक्स में 3 तरह के लॉ पाए जाते हैं। एंजल्स इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मटेरियल में चेंजेस आते हैं, किन किन वे में आ सकते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं जब क्वांटिटी क्वालिटी में ट्रांसफ़र हो जाए,
जैसे पानी है वो आइस में कन्वर्ट हो सकता है और स्टीम में भी कन्वर्ट हो सकता है, टेम्परेचर चेंज करने की जस्ट ज़रूरत है। एक ये मटेरियल में ऐसे चेंज आता है। दूसरा वे है इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑपोजिट। यहाँ पर हार्ड और सॉफ्ट दोनों अलग अलग हो सकते हैं, दोनों एक्सट्रीम हो सकते हैं, लेकिन एक ही जगह पर पाए जा सकते हैं। जैसे मैटर में आयरन की एग्जाम्पल लेते हैं, वो हार्ड भी है और उसे हम मोल्ड भी कर सकते हैं, यानी वो सॉफ्ट भी है इतना कि उसको एक शेप दी जा सकती है। तीसरा है निगेशन ऑफ निगेशन। ये कहते हैं हर सोशल डेवलपमेंट के लिए डिके के सीड होना जरूरी है, ये हम मैटर में देखते हैं। कहते एक सीड था और सीड से जब वो पेड़ बना तो सीड को ख़त्म होना पड़ा, डिके होना पड़ा, तभी जाकर वो पेड़ बन पाया। तो इस तरह मैटर में चीज़ें ऐसे आती है कि पुरानी चीज़ें जो चल रही है, जिसने दूसरी चीज़ को जन्म देना है, पुरानी ख़त्म हो जाएगी। सोसाइटी में भी ऐसे ही है, सिस्टम में ऐसे ही आते हैं, पुराना ख़त्म होगा, नया आएगा। वो कैसे कैसे करके आते हैं उसकी डिटेल थ्योरी है, वो भी समझेंगे। डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म अगर फिलॉसफिकल बेसिस है, यानी वो जस्ट फिलॉसफी तक सीमित है, तो उसको प्रैक्टिकल जो रूप है उसको एक्चुअली सोसाइटी में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या कैसे देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, उस आइडिया को कहते हैं हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। इसलिए हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म को साइंटिफिक और एम्पिरिकल बेसिस कहा जाता है मार्क्स की राइटिंग्स का, और डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म फिलॉसफिकल बेसिस है। ये PYQ है, पूछा भी जाता होता है कि प्रैक्टिकल डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म हमें मार्क्स के कौन से कंसेप्ट में देखने को मिलता है। वो मिलता है हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में। मार्क्स कहते हैं इंसानों को अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना होगा। अब सर्वाइवल का यहाँ पर मतलब हो गया कि अगर उन्हें जीवित रहना है तो खाना होगा, अगर खाना है तो खाना प्रोड्यूस भी तो करना होगा। तो इसलिए प्रोडक्शन जो है मार्क्स के लिए ये मोस्ट बेसिक एक्टिविटी है, जिसकी वजह से ह्यूमन जो है सर्वाइव कर सकते हैं। और कहते हैं ये प्रोडक्शन किस तरह से हो रही है, ये डिपेंड करेगा कि सोसाइटी की स्ट्रक्चर कैसी है। अब प्रोडक्शन में कुछ भी आ सकता है, फूड्स आ सकते हैं, कोई आप टूल्स मशीनरी कोई टेक बना रहे हो उसमें सब कुछ आ सकता है, क्लोथ्स कपड़े बना रहे हो, घर बार कुछ भी बना रहे हो, ये सब कुछ चीज़ें आ सकती है। इससे कहते हैं डिटरमिन होगा कि लोग कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे ये पता चलेगा कि सोसाइटी कैसी स्ट्रक्चर की जा सकती है। अब ये चीज़ ध्यान से समझना। कहते हैं सोसाइटी जो है वो किन चीज़ से बनती है, बेस और सुपर स्ट्रक्चर से बनती है। बेस यानी उसकी फाउंडेशन किस पे खड़ी है, बेस को वो कहते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इकोनॉमी के बेस पे ही सोसाइटी बनी है। अब ये बेस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो गया और इसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर आ गई। सुपर स्ट्रक्चर क्या हो गई, पॉलिटिक्स आ गई, रिलीजन आ गया, आपकी सोसाइटी की और चीज़ें आ गई। इसको दूसरे शब्दों में समझाऊं तो कार्ल मार्क्स ये कहना चाहते हैं अगर बिल्डिंग की फाउंडेशन में चेंज लेकर आओगे तो ऊपर की जो बिल्डिंग बनी है उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। इसी तरह सोसाइटी का जो बेस है वो इकोनॉमिक पे बेसिस है, आपकी आर्थिक संरचना के ऊपर बेसिस है। अगर उसमें चेंजेस आएंगे ना, आपकी किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में चेंजेस आने लगे तो आपकी सुपर स्ट्रक्चर ही बदल जाएगी, ऊपर की बिल्डिंग यानी आपकी पॉलिटिक्स बदल जाएगी, आपका रिलीजन बदल जाएगा, आपकी सोसाइटी में बहुत सारे और चेंजेस आ जाएंगे, कल्चरल लेवल पर चेंज आ जाएगा। अब ये भी चीज़ आपने समझनी है। कार्ल मार्क्स कहते हैं बेस जो है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन से बना है और मोड ऑफ प्रोडक्शन फर्दर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन प्लस रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन से बना है। ये टेक्निकल टर्म्स है जो कार्ल मार्क्स यूज़ करते हैं, मैं एक एक टर्म आपको समझाऊंगा। अब हमने समझना है सुपर स्ट्रक्चर क्या है, वो मैंने आपको समझा दिया। लीगल लेवल पर जो लॉ रूल्स रेगुलेशन बनेंगे, जो पॉलिटिक्स रहेगी, जो सोशल स्ट्रक्चर रहेगी, रिलीजन रहेगी, कल्चर रहेंगे, वो सुपर स्ट्रक्चर में आ गया। अब मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि गुड्स सोसाइटी में कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फूड्स हो गए, जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं यानी फूड्स, टूल्स, क्लोथ्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, कैसी उसमें लेबर लग रही है, कैसी उसमें ह्यूमन नॉलेज लग रही है, वो हो गया आपके फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। वही रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ये हो गया कि उस प्रोडक्शन के चलते हुए कौन से लोग इन्वॉल्व है और उनका आपस में रिलेशन क्या है। जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, आपकी फैक्ट्री होगी, मशीन्स हो गई और वहाँ पर लेबर होगी, जो वर्कर लेबर दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन होगी क्योंकि इसके चलते हुए कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, कैपिटलिस्ट सिस्टम में रिलेशन हो गया
एक कैपिटलिस्ट क्लास होगी जिसके पास ये जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है सारा कंट्रोल है उनके पास, मशीनरी उनकी है, फैक्ट्रीज उनकी है, इंडस्ट्रीज उनकी है, लैंड उनके हैं, और एक हो गए वर्कर जो उस पर काम करते हैं, जो अपनी लेबर देते हैं। तो ये हो गया उनका रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटलिस्ट वर्कर से काम ले रहे हैं, उनकी लेबर ले रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हो गया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का एम्पिरिकल बेसिस कि कैसे ये चीज़ें सोसाइटी में एक्चुअली वर्क कर रही है। अब कार्ल मार्क्स का कहना बहुत ही सिंपल था कि अगर आपकी सोसाइटी में किसी तरह का कोई चेंज आएगा तो वो चेंज आएगा जब आपकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यानी बेस में चेंज आएगा, तो आपकी सोसाइटी में तभी चेंज आएगा। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि बेस का पार्ट है ना फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है ये जो फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज, ये जो मशीन्स होगी, ये सारी चीज़ें बदल जाए, कुछ और चीज़ें आ जाए तो सोसाइटी भी बदलनी शुरू हो जाएगी। पहले एग्रीकल्चरल इकॉनमी थी, कैपिटलिस्ट इकॉनमी नहीं थी, तो पहले लैंड होता था और उस पर अलग टूल यूज़ किए जाते थे। जैसे वो चीज़ें बदलनी शुरू होगी, हम सोसाइटी में चेंजेस भी देखने शुरू हो गए। ये किस तरह के चेंजेस आते हैं, कैसे आते हैं, ये और समझ आता जाएगा जैसे हम उनके कुछ और कंसेप्ट्स को पढ़ते जाएंगे। ये एक आउटलाइन है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को एक फ्लो चार्ट में भी समझ सकते हैं। ओपिगाबा की जो बुक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, वहाँ से मैंने ये उठाया है, तो आप इसको देख सकते हो कि ईजी वे में इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सोसाइटी किससे बनी है? बेस और सुपर स्ट्रक्चर से। ये मैंने आपको समझा दिया। बेस फर्दर मोड ऑफ प्रोडक्शन से बनता है और मोड ऑफ प्रोडक्शन फर्दर दो चीज़ों से बनता है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में आ जाते हैं कि आप कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हो, यानी जिसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, और कौन सी लेबर पावर यूज़ कर रहे हो, उसमें कौन से स्किल्स लग रहे हैं, कौन सी ह्यूमन नॉलेज लग रही है। वहीं रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है जिसमें आ जाता है कि कैसी सोसाइटी आपकी काम कर रही है। क्या आपकी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, फ्यूडल सोसाइटी है, स्लेव ओनिंग सोसाइटी है, और हर सोसाइटी में अलग अलग दो दो क्लासेस रहेंगी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रिलेशन किन का होगा? कैपिटलिस्ट और वर्कर का। फ्यूडल सोसाइटी में किन का रिलेशन की बात की जाएगी? कौन सी दो क्लासेस होगी जिनके इंटरेस्ट क्लैश भी हो सकते हैं? लॉर्ड एंड सर्व हो गए। इसी तरह स्लेव वाली सोसाइटी जब एग्जिस्ट करती तब मास्टर एंड स्लेव कंटेंडिंग क्लासेस थी, इनके इंटरेस्ट क्लैश हो सकते थे, क्लास कन्फ्लिक्ट इन दोनों में दिखाई दे सकता था। तो ये मार्क्स का ओवरऑल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी रही। अब ये आप बोलोगे नहीं, रेवोल्यूशन की थ्योरी की उनकी बात करते हैं। वो कहते हैं रेवोल्यूशन एक वो ड्राइविंग फोर्स है जिससे सोशल चेंज आता है, ओल्ड सिस्टम बदलता है और नया सिस्टम आता है। ये रेवोल्यूशन की एक तरह से डेफिनेशन भी होगी कि छोटे मोटे प्रोटेस्ट रेवोल्यूशंस नहीं होते हैं, कोई मूवमेंट होगी वो भी रेवोल्यूशन नहीं होते हैं जैसे हम देखते हैं सोशल मूवमेंट्स। रेवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओल्ड सिस्टम ख़त्म हो जाना चाहिए, उसकी जगह बिल्कुल एक नया सिस्टम आना चाहिए। जैसे फ्यूडल सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी, उसको ख़त्म करके नया सिस्टम कौन सा आया? आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई, कैपिटलिस्ट सिस्टम आया। तो ये आना बहुत ज़रूरी है। ये कहते हैं जब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जो है एग्जिस्टिंग रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन को आउटग्रो कर जाती है तो रेवोल्यूशन आनी इनएविटेबल हो जाती है। अब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन मैंने कहा ना, जैसे ही आप जो टूल्स, मशीनरी, ये सारी चीज़ों में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, आपके रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन तो अपने आप ही बदलने शुरू हो जाएंगे और उससे रेवोल्यूशन आनी शुरू हो जाएगी। पहले आप खेती बाड़ी करते थे, ज़मीन ज़रूरी थी तब उस पर, तो उसमें उस तरह की लेबर चल रही थी, उस तरह के रिलेशन चल रहे थे। जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते हुए मशीनरी आने लगी, नए टूल्स, नए इक्विपमेंट्स आने लगे, तो आप देख सकते हैं हालात बदल गए। कैपिटलिस्ट सिस्टम आ गया, इंडस्ट्रीज बन गई, इंडस्ट्री में आपके रिलेशंस भी बदल गए। पहले एक फार्मर होते थे और उनके लैंडलॉर्ड्स होते थे, अब कैपिटलिस्ट क्लास हो गई है और वर्कर हो गई है। तो इसलिए ये रेवोल्यूशन आनी इनएविटेबल हो जाती है जब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आने लगता है। ये याद रखना है आपने। क्लास स्ट्रगल मार्क्स की थ्योरी का एक सेंट्रल थीसिस है। वो कहते हैं हिस्ट्री शेप ही इसीलिए होते हैं क्योंकि क्लासेस में कन्फ्लिक्ट चलते हैं। क्योंकि रेवोल्यूशन लेकर आने के लिए कार्ल मार्क्स कहते हैं कोई ना कोई क्लास तो रेवोल्यूशन लेकर आएगी ना, कुछ लोग ही तो रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। वो क्यों आती है उसके लिए भी उन्होंने रीज़न बताया था कि हमेशा सोसाइटी में
2 क्लासेस रहती है। आगे चलकर हम क्लासेस की थ्योरी भी समझने वाले हैं और उन्हीं क्लासेस में स्ट्रगल चलता ही रहता है, कांस्टेंट स्ट्रगल चलता ही रहेगा। आप कहोगे कि क्लासेस में स्ट्रगल क्यों चलता रहता है, किन वजह की, वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से स्ट्रगल चलता रहता है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में अगर समझे एग्जाम्पल के तौर पे स्ट्रगल चलता है, वो इसलिए चलता है क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए वर्कर को ज़्यादा पैसे नहीं देती है, उनको कम वेजेस देती है ज़्यादा काम लेने के बावजूद, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब यही वर्कर एक्सप्लॉयटेशन के चलते हुए बहुत ही बद्दी हालत में अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं। ये स्ट्रगल है, वो अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं। अगर वो अपनी लाइफ को बदलने की इच्छा रखते हैं, उन्हें कुछ करना होगा, तो वो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट क्लास के साथ ही कन्फ्लिक्ट करेंगे। ये क्लास स्ट्रगल है जो हमेशा, वो कहते हैं, हिस्ट्री में बिटवीन द 2 क्लासेस चलता ही आया है। जैसे जैसे कहते हैं रेवोल्यूशन अनफोल्ड होगी, पुराना सिस्टम चला जाएगा, नया आ जाएगा। जैसे कैपिटलिज्म ने फ्यूडलिज्म को रिप्लेस किया, तो ये ऐसे सिस्टम बदलेगा जो मैंने शुरू में आपको समझा दिया है। कहते हैं रूलिंग क्लास जो होती है वो पावर में होती है, जैसे कैपिटलिस्ट क्लास करंटली पावर में है, इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके पास है, वेल्दी है, वो पावर में है। वो नहीं चाहेंगे कि चेंज आए, वो चेंज को तो रेजिस्ट ही करना चाहेंगे। बट कार्ल मार्क्स की ऑब्जर्वेशन थी कि रेवोल्यूशन तब ही आती है जब जिस क्लास को दबाया जा रहा है, जैसे वर्कर की क्लास जिन्हें वो प्रोलिटेरियट की क्लास कहते हैं, वो जो अप्रेस हो रही है वो इतनी स्ट्रेंथ गेन कर लेगी कि वो उनको चैलेंज करने के लायक हो जाएगी, तभी रेवोल्यूशन पॉसिबल है। अदरवाइज वो रेवोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं लेकिन वो उतने ताकतवर अभी तक नहीं बने हैं, तो रूलिंग क्लास तो उन्हें सप्रेस कर ही देगी इजिली। तो इसलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं रेवोल्यूशन जो है एकदम से नहीं आती, सडन नहीं होती है, डीप रूटेड सोशल एंड इकोनॉमिक टेंशंस होती हैं जिसकी वजह से ही रेवोल्यूशन आती है। टाइम लगता है ये जो टेंशन को धीरे धीरे बिल्डअप होने में, फिर चलकर ही रेवोल्यूशन आती है। प्रोलिटेरियत रेवोल्यूशन की कार्ल मार्क्स बात करते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम में। वो कहते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम को अगर जड़ से उखाड़ना है, ओवरथ्रो करना है, तो उसके लिए एक नई रेवोल्यूशनरी क्लास चाहिए होगी जो इसको ख़त्म कर सकती है, और मार्क्स उस क्लास को प्रोलिटेरियत क्लास कहते हैं। प्रोलिटेरियत क्लास का मतलब है वर्किंग क्लास, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो जार्गन यूज़ करते हैं उसमें वो कहते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम में 2 क्लासेस एग्जिस्ट करती है, एक है बुर्जुआ क्लास और दूसरी है प्रोलिटेरियत क्लास। बुर्जुआ क्लास का मतलब कैपिटलिस्ट क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट, और दूसरी होगी प्रोलिटेरियत क्लास, वर्किंग क्लास। तो ये कहते यही प्रोलिटेरियत, यही वर्किंग क्लास जो है रेवोल्यूशन लेकर आएगी। पहले ये सोशलिज्म लेकर आएगी, फिर ये कम्युनिज्म लेकर आएगी। ये भी हम समझेंगे कि क्या है। वो कहते प्रोलिटेरियत रेवोल्यूशन जो होगी ये पिछली जितनी रेवोल्यूशन आई है ह्यूमन की हिस्ट्री में उससे अलग होगी। अब हम कहेंगे कि अलग कैसे होगी, कार्ल मार्क्स हमें बताते हैं अलग इस तरह से होगी कि पहली जो रेवोल्यूशन आती थी वो अपने इंटरेस्ट के लिए फेवर करती थी, वो अपनी ही क्लास के लिए फेवर करने लगती थी, जनरल सोसाइटी के लिए फेवर नहीं करती थी, उनके बेनिफिट्स, उनके वेलफेयर के लिए नहीं सोचती थी। कार्ल मार्क्स वर्किंग क्लास में इतना ज़्यादा बिलीव करते थे कि उन्होंने कहा कि अगर ये रेवोल्यूशन लेकर आएंगे ये पूरी सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए सोच सकते हैं, ये सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहेंगे। कार्ल मार्क्स इसके साथ कहते हैं कि ये जब रेवोल्यूशन लेकर आएंगे ये एक्सप्लॉयटेशन को डिसमेंटल करने के लिए, खत्म करने के लिए रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, ना कि ये रेवोल्यूशन फर्दर एक्सप्लॉयटेशन करने लगेगी। ऐसा नहीं होगा। हालांकि कार्ल मार्क्स ने ये चीज़ ऐड ऑन की है कि जब ये प्रोलिटेरियत क्लास रेवोल्यूशन लेकर आएगी तो डिक्टेटरशिप प्रोलिटेरियत की आएगी। अब देखने में अजीब सा लग रहा होगा आपको कि एक तरह से ये एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म करना चाहते हैं और वहीं दूसरी ओर कार्ल मार्क्स कहते हैं प्रोलिटेरियत की डिक्टेटरशिप लेकर आनी भी ज़रूरी है। अब कार्ल मार्क्स को क्यों लगा कि प्रोलिटेरियत एक टेम्परेरी टाइम के लिए, ये परमानेंट सिचुएशन नहीं होगी, टेम्परेरी टाइम के लिए डिक्टेटरशिप रखेंगे। ये डिक्टेटरशिप कार्ल मार्क्स कहते बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बुर्जुआ पावर है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, वो कहीं ना कहीं रेजिस्ट करना चाहेगी, वो वापस अपनी पावर को रीगेन करना चाहेगी। तो वो ये सब ना करे, उनको सप्रेस करना होगा, उनकी पावर को सप्रेस करना होगा, और हमें तब तक के लिए सोशलिज्म एस्टैब्लिश करना होगा।
सोशलिज्म भी कार्ल मार्क्स के लिए एक टेम्परेरी स्टेट है जो कैपिटलिज्म के बाद आएगी। सोशलिज्म का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज है यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे कंट्रोल कर लेगी स्टेट। और कौन सी स्टेट? वो स्टेट जो वर्किंग क्लास चला रही है, तो उनके हाथों में सारा कंट्रोल आ जाएगा। ये टेम्परेरी स्टेट जब हम ख़त्म होएगी, ये ख़त्म कब होगी? ये ख़त्म तब होगी जब वर्किंग क्लास ये सारे जो इंडस्ट्रीज़ है, जितनी प्रॉपर्टीज़ है, इन सब चीज़ों को बांटना शुरू कर देगी लोगों के साथ। क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो रहेगी नहीं, किसी के पास नहीं रहेगा, कॉमन ओनरशिप हो जाएगी, किसी के पास कंट्रोल नहीं रहेगा, ये कॉमन ओनरशिप हो जाएगी, सब ही इसके मालिक हो जाएंगे एक तरह से, कहने का मतलब है। या दूसरे शब्दों में ले लो, एक लोगों का कम्यून बनेगा जो इनके मालिक हो जाएंगे। यानी किसी का भी प्रॉपर्टी पे अधिकार नहीं रहेगा, किसी भी इंडस्ट्री पे अधिकार नहीं रहेगा। एक कम्युनिटी चलाएगी इसको, यानी एक स्टेटलेस सोसाइटी या क्लासलेस सोसाइटी इन सब चीज़ों को चलाने वाली है, लोग मिलकर चलाने वाले हैं। वो कम्युनिज्म की स्टेट है। कहते डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियत खत्म हो जाएगी, फिर हम कम्युनिज्म में मूव ऑन कर जाएंगे। कम्युनिज्म जब आएगा ये क्लासलेस सोसाइटी होगी, किसी तरह की क्लासेस नहीं रहेगी क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। कार्ल मार्क्स का थीसिस ये था, जब तक प्राइवेट प्रॉपर्टी जीवित है तब तक क्लासेस जीवित है, और जब तक क्लासेस जीवित है तब तक स्टेट जीवित है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं हम क्या करने वाले हैं कम्युनिज्म में? प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर देंगे, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म कर दी, क्लासेस खत्म हो गई। अब क्लासेस खत्म कर दी तो स्टेट भी अपने आप ही खत्म होगी, क्योंकि स्टेट कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंगली एग्जिस्ट ही इसलिए करती है कि वो क्लासेस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। यानी कैपिटलिस्ट क्लास के जो इंटरेस्ट है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए ही वो एग्जिस्ट करती थी। अब वो नहीं रहेगी। तो कम्युनिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, जितने रिसोर्सेस होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू नीड्स, जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से ही लोगों को दिए जाएंगे। क्योंकि कार्ल मार्क्स कहते हैं सोशलिज्म एक टेम्परेरी स्टेट है जिसमें ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क दिया जाएगा। रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन का ये लॉ होगा कि जिसकी जितनी एबिलिटी है, जिसने जितना काम किया है, उतना उसे अवार्ड मिल जाएगा, उतना रिवॉर्ड मिलेगा। वहीं कम्युनिज्म में मिलेगा ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। तो यहाँ पर यह आ गया कि कोई कितना भी काम कर ले लेकिन उसका रिवॉर्ड उतना ही मिलेगा जितनी उसको ज़रूरत है। आप कहोगे फिर मोटिवेशन क्या रह जाएगी ज़्यादा काम करने की? तो कार्ल मार्क्स इन सब चीज़ों में पढ़ ही नहीं रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उतना ही मिलेगा। अगर आप उससे ज़्यादा कमा लेते हो तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कम्युनिज्म में, यानी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो आप उसके अधिकार नहीं रख सकते हो। क्लास स्ट्रगल की थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में पब्लिश हुआ था। मार्क्स एक ओपनिंग सेंटेंस लिखते हैं इस बुक का, ये बुक की शुरुआत ही यहाँ से होती है, यही सेंटेंस है। वो क्या है? वो ये है, हिस्ट्री ऑफ ऑल हिटोटो सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। इसका मतलब क्या है? वो ये कहना चाहते हैं अब तक की जितनी भी हिस्ट्री रही है सोसाइटी की, रिटन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो हमेशा ही क्लास स्ट्रगल से भरी पड़ी है, कि उसमें सिर्फ क्लास स्ट्रगल की ही बात की जाती है। तो वो बेसिकली कहते हैं हिस्ट्री शेप ही जो हो रही है, या हिस्ट्री जितनी भी अब तक की लिखी जा चुकी है, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ क्लासेस का स्ट्रगल ही है। कहते दो तरह की क्लासेस थ्रू आउट द हिस्ट्री कभी ना कभी एग्जिस्ट करती ही आई होंगी, और उन क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें कॉमन रहती है। एक क्लास वो होती है जो किसी ना किसी चीज़ के मालिक होते हैं। हो सकता है वो लैंड को कंट्रोल कर रहे हो, इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, या कुछ और चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो, जिसकी वजह से वो सोसाइटी में रिच पोजीशन पर, डोमिनेंट पोजीशन पे आ जाते हैं। और दूसरी क्लास होती है हैव्स नॉट, जो मीन्स ऑफ रिसोर्सेज जिनके पास नहीं है। हो सकता है वो लैंड लेस है, हो सकता है वो सिर्फ वर्कर ही है एक फैक्ट्री में, ना कि उस फैक्ट्री के मालिक है। उन्हें कहते हैं वो हैव्स नॉट की क्लास। एक क्लास होगी जो अप्रेस कर रही होगी दूसरी क्लास को, और दूसरी क्लास होगी जो अप्रेस हो रही है, वो क्लास है जो डोमिनेंट क्लास है। तो ये कार्ल मार्क्स कहते हैं दो क्लासेस हिस्ट्री में हमेशा ही एग्जिस्ट करेगी। अब कहते हैं इन क्लासेस में रहेगी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एक गैप बना ही रहेगा। एक क्लास बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन पे होगी
और एक को डोमिनेट किया जा रहा होगा। अब ये जो गैप बनेगा, इसकी वजह से एक क्लास का होने लगेगा एक्सप्लॉइटेशन, शोषण होने लगेगा उस क्लास का। तो ये जो शोषण हो रहा है, जब उस क्लास को पता चल गया कि मेरा भाई बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो उसमें क्लास कॉन्शियसनेस आनी शुरू हो जाएगी, वो अवेयर होना शुरू हो जाएगा इस एक्सप्लॉइटेशन के बारे में। तो वहाँ से कहते हैं ये जो कन्फ्लिक्ट्स इनका चल रहा है दो क्लासेस का, ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा। और जब ये तीव्र हो जाएगा और इसके चलते हुए क्रांति आएगी, रेवोल्यूशन आएगी। इसी रेवोल्यूशन के चलते हुए कैपिटलिस्ट सिस्टम भी ओवरथ्रो हो जाएगा, क्योंकि कहते थे कार्ल मार्क्स ने अपने टाइम पर ये देखा कि ये पास ही है टाइम, कि जल्दी ही इमीडिएट फ्यूचर में हम एक रेवोल्यूशन देखेंगे कैपिटलिस्ट सिस्टम में। ये कार्ल मार्क्स की प्रेडिक्शन थी और नया सिस्टम आएगा। और नया सिस्टम क्या आना चाहिए या क्या आएगा, कार्ल मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था कम्युनिज्म आएगा। एक बार इसी टेबल से इस थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल को भी आप समझ सकते हो कि अगर एशियन टाइम की बात करें तो इसमें भी दो क्लासेस थी, मास्टर एंड स्लेव की स्लेव ओनिंग सोसाइटी थी, ठीक। और इसमें क्लास डिवीजन का कारण क्या था, प्राइवेट प्रॉपर्टी पहली बार आती है हिस्ट्री में। और उसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में मास्टर के पास जो प्रॉपर्टी है उसकी देखभाल के लिए स्लेव चाहिए थे, तो इस तरह की सोसाइटी बिल्ड हो गई। मिडिएवल टाइम आया, उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होनी शुरू हो गई। तो यहाँ पर दो क्लासेस एग्जिस्ट करती थी, जिनके पास लैंड था और दूसरी क्लास सर्फ, जिनके पास लैंड तो नहीं था, वो अपने लैंडलॉर्ड के जो लैंड थे, ज़मीन थे, उस पर काम करते थे। ये फ्यूडल सोसाइटी होगी। मॉडर्न टाइम्स में कैपिटलिस्ट सोसाइटी आती है, इसमें कैपिटलिस्ट सोसाइटी आती है, इसमें कैपिटलिस्ट और वर्कर रहते हैं। और फिर आगे चल के फ्यूचर वन पॉसिबिलिटी कार्ल मार्क्स बताते हैं कि सोशलिस्ट सोसाइटी आएगी, जिसमें वर्कर सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, वो पावर में आ जाएंगे और कैपिटलिस्ट को ओवरथ्रो कर देंगे। फ्यूचर टू आ जाएगा, जिसमें कम्युनिस्ट सोसाइटी आएगी, जिसमें किसी तरह की कोई क्लास नहीं रहेगी। तो ये क्लास की डिवीज़न और स्ट्रगल के बारे में कार्ल मार्क्स बात करते हैं कि हिस्ट्री में कैसे हमेशा ही दो क्लासेस में स्ट्रगल चलती आ रही है। एलियनेशन की थ्योरी भी कार्ल मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने समझनी है। मार्क्स कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी आने की वजह से ह्यूमन वैल्यूज़ ख़त्म हो गई है। ह्यूमन वैल्यूज़ ख़त्म होने का मतलब है कि इंसानियत की कदर कीमत ही ख़त्म हो गई है, कोई कदर ही नहीं कर रहा है। इसकी वजह से चलते हुए कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एलियनेशन बढ़ती जाएगी, ये अलगाव बढ़ता जाएगा। अब ये एलियनेशन क्यों बढ़ती जाएगी, क्या रीज़न है और इसके क्या घातक नुकसान हो सकते हैं, कार्ल मार्क्स ने इसकी सारी चीज़ें बता रखी है। वो कहते हैं वर्कर एक कमोडिटी बन गए। वो जितनी ज़्यादा कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करते जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा उनकी अपनी वैल्यू कम होती जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, कार्ल मार्क्स समझा रहे हैं। कहते हैं जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उनके साथ उनका किसी तरह का कनेक्शन अब नहीं रहा, वो ख़त्म हो गए। जैसे कहते हैं मान लो वो शर्ट बना रहे हैं किसी फैक्ट्री में, लेकिन उनका उस शर्ट से बनाकर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही, क्योंकि शर्ट तो कंप्लीट एक वर्कर नहीं ना बना रहा। एक वर्कर काम कर रहा है कॉलर पर, एक वर्कर काम कर रहा है सिर्फ पॉकेट्स पर, एक वर्कर सिर्फ बटन्स लगा रहा है। तो ये कहते हैं उनको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा वर्क। ह्यूमन बीइंग जो भी प्रोड्यूस करते हैं अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए, अगर वो करते हैं और वो प्रोडक्ट उनका होता है, उसके साथ जुड़े होते हैं, उनकी अपनी क्रिएटिविटी उन्हें फील होती है कि हमने बनाया, हमने किया, तो उनको एक सेटिस्फेक्शन आती है। लेकिन ये जो वर्कर कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, इनको सेटिस्फेक्शन नहीं आने वाली। दूसरा रीज़न वो ये बताते हैं कैपिटलिज्म में प्रोडक्शन में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कुछ भी नहीं कह सकते, डिसीजन लेते ही नहीं है वो। उनको सिर्फ रोज़ सेम टास्क रिपीटेटिवली करते जाना है। कैपिटलिस्ट क्लास डिसीजन लेती है सारे, कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होगी, कितनी होगी और कब कब ये डिलीवर के लिए जाएगी, लेकिन वर्कर किसी तरह का इन सभी टास्क में कोई रोल प्ले नहीं करता। तो इसलिए कहते एलियनेशन हो जाती है उसको अपने काम से, उसको काम करने में किसी तरह की सेटिस्फेक्शन, कोई मज़ा नहीं आ रहा। एलियनेशन 4 तरह की कार्ल मार्क्स डिस्क्राइब करते हैं। एक है एलियनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बना रहा है उससे ही एलियनेट हो रहा है, उसे कोई सेटिस्फेक्शन की फीलिंग नहीं आती है। कभी कभी तो कार्ल मार्क्स कहते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट बना रहा है जो वो खुद ही परचेज नहीं कर सकता। किसी लग्जरी कार फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है, वो खुद हो सकता है वो कार परचेज ही ना कर पाए, तो ये एलियनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट हो जाता है।
एलियनेशन फ्रॉम प्रोसेस, प्रोसेस से ही एलियनेट हो गया कि प्रोसेस क्या है, कन्वेयर बेल्ट चल रही है, किसी पार्ट के उसने नट या बोल्ट टाइट करने, किसी के स्क्रू टाइट करने, बस इतना ही काम करना है उसने, रोज रिपीटेटिवली एक ही काम करी जाना है। ये हो गया जो प्रोसेस है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने का, उससे भी वो एलियनेट हो जाता है। वो एलियनेट हो जाता है अपने फेलो वर्कर से, किसी तरह का कोई भी कनेक्शन वो अपने वर्कर के साथ भी नहीं फील करता, क्योंकि टोटली जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है उस पूरे ही प्रोसेस और जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उससे ही एलियनेट हो गया, तो उसके साथ और जो काम करने वाले हैं उनके साथ तो वो एलियनेट हो ही जाएगा। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, वो अपने आप से ही एलियनेट हो जाएगा। उसको अपनी लाइफ वर्थलेस लगने लगेगी, उसको फील ही नहीं होगा कि वो कुछ दुनिया में कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है। तो यहाँ पर 4 लेवल की एलियनेशन है। वर्कर बिल्कुल ही क्रिएटिविटी के साथ जब एसेंस खो देते हैं, अपनी वैल्यू खो देते हैं, तो वो एलियनेट ही फील करने लगेंगे। कार्ल मार्क्स का ये कंक्लूजन रहता है। अब हम बात करते हैं कि मार्क्स कैपिटलिज्म का कैसे डिटेल एनालिसिस करते हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले समझना है कि वो कैपिटलिज्म को कैसे समझते हैं, कौन सा एक ऐसा मेन फीचर है जो कैपिटलिज्म डिफाइन करता है। मार्क्स कहते हैं कैपिटलिज्म में कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूंजी, और वो बनती कैसे है, वो आती कैसे है। वो कहते तब बनती है जब ऑनर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है फ्री लेबर्स जो मार्केट में मिल रही है उसके साथ मैच करते हैं, यानी उस चीज़ को मिलते हैं, यानी जिनके पास प्रोडक्शन के मीन्स है। इसका मतलब क्या है, जिनके पास ज़मीनें हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, टूल्स है, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करने के लिए उनको मिल जाती है मार्केट में अवेलेबल फ्री लेबर लोगों की, जो उनके लिए काम कर सकती है, वो भी कम पैसों में। जब ये उन्हें लेबर पावर मिलनी शुरू हो जाती है, यहाँ से ही कैपिटलिज्म जन्म ले लेता है। अब वेज लेबर कहते हैं बहुत ही एसेंशियल है कैपिटलिज्म की फाउंडेशन के लिए। अगर वेज लेबर जैसी चीज़ एग्जिस्ट ना करती हुई, मार्केट में अपनी लेबर कोई बेच नहीं रहा है, तो कैपिटलिज्म भी नहीं बन पाएगा। तो कैपिटलिज्म वेज लेबर पर ही जो है खड़ा होता है। और इसीलिए मार्क्स कहते हैं कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है, अब ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या है वो भी आपको आगे चलकर मैं इसी एनालिसिस में समझाने वाला हूँ, सो डैट आपको बहुत क्लियर हो जाए कि मार्क्स यहाँ पर किस प्रॉपर्टी की बात कह रहे हैं। तो कहते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको अपनी लेबर ही बेचनी पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए, अपना सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए, तो मजबूरन उन्हें ये चीज़ करनी पड़ती है। अब प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ये किस प्रॉपर्टी की बात यहाँ पर की जाती है। कार्ल मार्क्स पर्सनल प्रॉपर्टी की बातें नहीं करते हैं कि आपका घर बार हो गया, घर की कुछ चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें, कपड़े हो गए, आपके कोई भी हाउस होल्ड आइटम्स होगी, आपकी गाड़ी, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी, ये पर्सनल प्रॉपर्टी में आती है। कार्ल मार्क्स जिस प्रॉपर्टी की बात करते हैं वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है वो चीज़ें जो कुछ प्रोड्यूस कर सके, और उसको जो प्रोड्यूस कर रहे हो आप, चीज़ें बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, उसको आप बेच सको, उसको बेच कर आप कुछ कमा भी सको, एक कैपिटल गेन कर सको, उसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, उसी को प्रॉपर्टी ये कहते हैं। अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या चीज़ें आ सकती है, ऐसी प्रॉपर्टी में क्या चीज़ें आ सकती है। कोई लैंड हो गया जिस पे आप खेती कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, वो लैंड की आपकी ज़मीन अपनी है, तो इसका मतलब आपके पास वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। आप किसी फैक्ट्री को कंट्रोल करते हो, उसके मालिक हो, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास हो गए। आपके पास कुछ ऐसी मशीन्स है, ऐसे टूल है जो चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती है, क्रिएट कर सकती है, तो आप भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक हो जाते हो। तो यही है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यही है प्रॉपर्टी जिसकी वो बात करते हैं। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ये सबके पास नहीं होते हैं, ये चंद लोगों के पास ही होते हैं, और जो चंद लोग होते हैं उनकी गिनती बहुत कम होती है जिनके पास ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। बाकी जो वास्ट मेजॉरिटी रहती है सोसाइटी में, उनके पास ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होते, उनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती। उनको अपनी सर्वाइवल के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए, ज़रूरतें पूरी करने के लिए वेज पे डिपेंड रहना पड़ता है, यानी कुछ चंद सैलरी पर डिपेंड रहना पड़ता है, उससे ही वो अपना गुजारा करते हैं। अब ये जो आइडिया है कि गरीबों की प्रॉपर्टी क्या है, गरीबों की कहते हैं प्रॉपर्टी उनकी लेबर ही है, उनके पास और कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये आइडिया एक्चुअली हाईलाइट किया गया था सबसे पहले विलियम कॉबेट के द्वारा, जहाँ से कार्ल मार्क्स ने ही इसी को बाद में उठाया है।
कार्ल मार्क्स जब मिडिएवल गिल्ड्समैन की बात करते हैं तो एक कंपैरिजन लेकर आते हैं। कहते हैं गिल्ड्समैन जब होते थे, गिल्ड्स होती थी, गिल्ड मजदूर होते थे, तो वो स्वतंत्र होते थे, वो इंडिपेंडेंट होते थे, वो अपने हिसाब से वर्क को कंट्रोल कर सकते थे कि क्या चीज़ें करनी है, कितने की बेचनी है, कब बेचनी है, ये सब कुछ कंट्रोल उनके पास होता था। लेकिन मॉडर्न वर्कर्स जो हैं, यानी मॉडर्न वर्कर्स ये किनको कह रहे हैं? कार्ल मार्क्स अपने टाइम के मज़दूरों को मॉडर्न वर्कर्स कह रहे हैं। कहते ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं, ये दूसरों के लिए काम करते हैं, इनको दूसरों के हिसाब से करना पड़ता है, दूसरों के इशारों पर चलना पड़ता है, तभी जाकर इनको कुछ पैसे मिलते हैं। अब मार्क्स इसी चीज़ में एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। कहते हैं एक इंसान जो कोई प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करता है, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी का मतलब याद रखना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पोजेस नहीं करता है, तो उसको अपनी लेबर जो है वो बेचनी होगी सोसाइटी में। अगर वो ऐसा करता है तो वो कहते हैं कि वो दूसरे इंसान का गुलाम ही बनेगा, कि उसको किसी न किसी को तो अपनी लेबर फिर बेचनी पड़ेगी, किसी के लिए उसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता। खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो इसका मतलब क्या हो गया? मार्केट में नहीं जाकर कुछ खुद बेच नहीं सकता, खुद बेच नहीं सकता तो उसके पास कोई पूंजी आएगी नहीं, कैपिटल आएगी नहीं, वो गेन नहीं कर सकता। अगर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता फिर वो कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे इंश्योर करेगा अपनी लाइफ को? तो वो क्या करता है? दूसरे के लिए काम करता है, जिसे हम आज के टाइम पर जॉब कहते हैं। और इसका हिंदी वर्ड देखिए कितना सही है, नौकरी करना, कि आप दूसरों के लिए नौकर बनते हो जब, तो यही मार्क्स कह रहे हैं। तो इसी को वो कह रहे हैं कि ये एक तरह से स्लेवरी है, आप स्लेव बन जाते हैं, क्योंकि उनके इशारों पर चलते हैं। वो कहते हैं इतने बजे आना है, इतने बजे आपका लंच टाइम होगा, इतने बजे जाना है, इतनी आपको तनख्वाह दी जाएगी, आपको देखो इतनी छुट्टियां होंगी, इतना इतना आपके लिए वर्कलोड रहेगा, ओवर टाइम आपके लिए ये रहेगा, ये करना है, वो करना है, सिक लीव इतनी होगी, सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियरली आपको बता दी जाती है। यानी जब आप कंडीशंस में काम करने लगते हो, दूसरों की बताई हुई कंडीशन में इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाते हो, तो कार्ल मार्क्स के लिए ये स्लेवरी की एक नई फॉर्म है। दिस इज़ द मॉडर्न स्लेवरी फॉर कार्ल मार्क्स। यही चीज़ वो अपनी कैपिटल की राइटिंग में ऑब्जर्व करते हैं और उसको हमें बताते हैं। तो ये आप ये मत समझना कि फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की मार्क्स बात करते रहते हैं। ये मॉडर्न टाइम्स में भी उतनी ही वैलिड है। अगर आप अपने कोई आने वाले टाइम पे जॉब करोगे तो सोचना, क्या जो मार्क्स कह रहे हैं उस जो जॉब आप कर रहे हो उसमें सारी कंडीशन यही सेटिस्फाइड हो रही है, यही वो कहना चाहते हैं? तो ये चीज़ें आपने समझनी है। क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम जो उनकी राइटिंग है, मार्क्स ना उसमें एक बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन देते हैं कि स्टेट कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में क्या डिफरेंस होता है। कहते हैं अगर स्टेट प्रोडक्शन के सभी मीन्स ऑन भी कर ले, फैक्ट्रीज, लैंड, टूल्स, कैपिटल, ये सारी चीज़ें स्टेट की ओनरशिप हो जाए, इस पे स्टेट के पास इसकी मलकियत आ जाए। लेकिन कहते हैं अगर स्टेट के पास मलकियत भी आ जाएगी, इन सभी चीज़ों की ओनरशिप भी आ जाएगी, और वेज लेबर जैसा सिस्टम कंटिन्यू रहता है, तो कहते हैं ये सोशलिज्म नहीं होगा, ये स्टेट कैपिटलिज्म होगा। ये अपने आप में वास्तव में सच्चा सोशलिज्म नहीं कहलाया जाएगा, वास्तविक समाजवाद नहीं कहलाया जाएगा। अब क्रिटिक्स जो है मार्क्स की इसी बात को लेटर यूज़ भी करते हैं। जब सोवियत यूनियन बनता है वो कहते हैं कि सोवियत यूनियन का जो सोशलिज्म क्लेम किया जा रहा है वो जेन्युइन सोशलिज्म नहीं है, ट्रू सोशलिज्म नहीं है, वो स्टेट कैपिटलिज्म ही है, क्योंकि उसमें वेज लेबर को स्टिल कंटिन्यू रखा, रिटेन रखा। जो चीज़ मार्क्स ख़त्म करना चाहते थे, वेज लेबर जैसा सिस्टम ही वो ख़त्म करना चाहते थे। अब कैपिटलिज्म की कुछ अचीवमेंट की भी मार्क्स बात करते हैं जब कैपिटलिज्म का वो एनालिसिस करते हैं, और बुर्जुआ को ट्रिब्यूट भी देते हैं, यानी उनको प्रेस करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने बहुत ही कुछ उम्दा लेवल पर काम कर दिखाया है जो पहले कभी नहीं हुआ। तो अपनी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की राइटिंग में जो 1848 में आती है और एंगल्स के साथ ये लिखते हैं, इसमें वो बेसिकली ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म की कुछ अचीवमेंट भी है, जैसे कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस वो लेकर आए हैं, और प्रोग्राम्स इस लेवल पर है, प्रोग्रेस इस लेवल पर कि प्रोडक्शन, कमर्स और टेक्नोलॉजी को रेवोल्यूशनाइज ही कर दिया है उन्होंने। इस लेवल पर कर दिया है कि पिछली जनरेशन नहीं उतना प्रोड्यूस कर पाई जितना ये प्रोड्यूस कर पा रहे, इतना मैसिव स्केल पर ये प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जो एक आम इंसान के लिए, यानी आम लेबर के लिए जो हैंड से चीज़ें बनाता है, कपड़ा बुनता है, वो कभी सोच नहीं सकता था
कि इतनी तेज़ी से कपड़ा बूंदा जा सकता है मशीन्स की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आए, स्टीम नेविगेशन, चीज़ों को लेकर आना एक दूसरी जगह से बहुत ही आसान हो गया। रेलवेज़ आए, टेलीग्राफ्स आए, केमिस्ट्री उन्होंने एग्रीकल्चर पर अप्लाई की सो दैट एग्रीकल्चर ग्रोथ और भी ज़्यादा फास्ट हो सके। यही सारी चीज़ें उन्होंने इंडस्ट्री पर भी अप्लाई करने की जो है कोशिश की। बहुत सारे कहते हैं कॉन्टिनेंट्स कल्टीवेशन के लिए ओपन किए गए। कहने का मतलब जो लैंड पहले यूज़ ही नहीं किए जा रहे थे ह्यूमन हिस्ट्री में, अब उस लैंड पर भी चीज़ें करने लगे। उस लैंड पे हो सकता है फैक्ट्रीज बनने लगे, उस लैंड पे अच्छी जो है एग्रीकल्चर कल्टीवेशन होने लगे। उन्होंने कैनलाइज्ड रिवर्स के जो है एक आइडियाज़ लेकर आए कि कैसे रिवर्स को फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं, छोटे छोटे कनाल बनाकर, और उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। पॉपुलेशन इन्होंने अर्बनाइज्ड करनी शुरू कर दी, लोग यानी अपने गाँव से बाहर निकल के टाउन्स में, अर्बन लाइफ में आने लगे। तो ये वो ट्रिब्यूट देते हैं। अब मार्क्स कहते हैं, एक उनका कोट है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, वो कहते हैं बुर्जुआ ने पिछले 100 साल में जो चीज़ कर दिखाई है, यानी अपने 100 साल के रूल में बुर्जुआ क्लास ने, कैपिटलिस्ट क्लास ने जो चीज़ कर दिखाई है, वो पिछली जितनी जनरेशन रही है उनकी, उन सब की प्रोडक्शन कहते हैं मिला लो। यानी पिछली जनरेशन का अगर हम इतिहास देखें तो वो कितने ही सालों का होगा, ठीक है, इनका 100 साल का, और पिछली जनरेशन हो सकता है हज़ारों सालों में जो है उनका इतिहास जाएगा। वो कहते उन्होंने जितना प्रोड्यूस किया होगा पिछली जनरेशन ने, वो बुर्जुआ क्लास ने तो भाई 100 साल के इतिहास में ही करके दिखा दिया है, ठीक है। ये मार्क्स क्लेम करते हैं, यानी ये ट्रिब्यूट कहते हैं कि बुर्जुआ को वो देते हैं। अब वो कहते हैं कि इनके आने की वजह से इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी हमें देखने को मिली है। कैपिटलिज्म ने नेशनल बैरियर जैसी चीज़ें ख़त्म कर दी है। अब एक जगह चीज़ प्रोड्यूस हो रही है और बिक किसी दूसरी कंट्री में रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो रही है कि कोई छोटी कंट्री हो सकता है बना रही है, उसकी वजह से कहीं और बेच रहे हैं। जैसे इंग्लैंड में चीज़ें बन रही है तो कौन कौन से देश में जाकर वो बेच रहे हैं, तो वो भी देशों के लोग जिनको कभी ऐसी टेक्नोलॉजी एडवांस चीज़ें जहाँ अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं पहले देखने को मिलती थी, अब उन्हें भी देखने को मिल रही है। इसलिए कहते हैं कि इन्होंने मार्केट्स को कॉस्मोपॉलिटन बना दिया है, ग्लोबल बना दिया है। अर्बन सिविलाइजेशन कहते लेकर आए हैं, टाउन कंट्री का डिवाइड जो होता था रूरल और अर्बन लाइफ का, उसको ख़त्म करते जा रही है कैपिटलिज्म। मार्क्स कहते हैं कि इनकी वजह से ही है जो किसान जो है, छोटे किसान, वो रूरल लाइफ की मूर्खता से बाहर निकलते आए हैं, जिसे वो कहते हैं इडियोसी ऑफ रूरल लाइफ। तो वहाँ से बाहर निकल कर आए हैं, उनको बहुत सारी और लाइफ के बारे में चीज़ें पता है। तो बेसिकली वो कहना चाहते हैं कैपिटलिज्म ने रेवोल्यूशनाइज की है इकोनॉमिक टेक्निक्स, नेशनल बैरियर को तोड़ा है, अर्बन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन लेकर आए हैं। लेकिन इसके साथ मार्क्स ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म ने इतनी सफरिंग अब इसके साथ लेकर आया है कि इसकी जो यूज़फुलनेस थी वो अपने आप में ख़त्म हो चुकी है। कि इसकी यूज़फुलनेस की अब फिर क्या वैल्यू, अगर इसके साथ इतनी सफरिंग वो लेकर आ रहा है। अब कौन सी सफरिंग लेकर आ रहा है, कैपिटलिज्म का कौन सा हर्जाना हमें बनना पड़ रहा है, क्या कॉस्ट देनी पड़ रही है, वो बता रहे हैं। कहते हैं पहली बात तो है पीजेंट्स को इविक्शन किया गया है, किसानों को ज़मीन से बेदखल किया गया है। अब ये बेदखल करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये नहीं कि लैंड उनसे चुरा लिए गए तो वो उनके थे। कुछ कॉमन लैंड एग्जिस्ट करते थे इंग्लैंड में पहले, जिसकी मार्क्स बात कर रहे हैं, जहाँ पर वो अपने पशुओं को लेकर जाते थे चारा चराने के लिए, ग्रेजिंग के लिए। उनको लकड़ी चाहिए वहाँ से तो उसको यूज़ कर सकते हैं। उन लैंड फ्री पड़ा हुआ है, कॉमन लैंड है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चरल चीज़ें प्रोड्यूस करके अपनी लाइफ को जो है वो अच्छे तरीके से जी रहे थे। लेकिन इंग्लैंड में 18-19 सेंचुरी में कुछ ऐसे लॉ आते हैं जिसे एनक्लोज्ड एक्ट्स कहते हैं, जिसके चलते हुए ज़मीनें जो हैं बड़े बड़े ज़िम्मेदारों को दी गई और वो लैंड अपने आप में क्लोज कर दिए गए। अब वो कॉमन लैंड नहीं रहे तो वहाँ पर ऐसे छोटे किसानों का राइट भी चला गया। वो जो कस्टमरी राइट थे, लीगल राइट्स नहीं थे, कस्टमरी राइट भी उनके साथ ख़त्म हो गए। तो उनके इनकम के सोर्सेज थे, उस लैंड पे वो डिपेंड करते थे, वो भी ख़त्म हो गए। इससे ये हुआ कि भटकना शुरू कर दिया। वैगाबॉन्डेज का मतलब है कि उन्होंने भटकना शुरू कर दिया, बहुत सारे शहरों में वो जाना शुरू कर दिया, माइग्रेट होने लगे। अब जैसे कि वो पहले रूरल लाइफ में रह रहे थे, फिर इसके बाद कुछ टाउन बेस्ड जो सिटीज़ थी, चाहे वो लंदन हो गया, बर्मिंघम हो गया, मिशिगन हो गया, वहाँ पर ये जाना शुरू कर देते हैं। और अब ये शहरों में जो अपनी लेबर सेल करने के लिए मजबूर होने लगते हैं। पहले वो लैंड था, उस पर जो चीज़ें चाहिए थी वो कर लेते थे, अपनी लाइफ को इंश्योर कर पा रहे थे, लेकिन अब वो सारी चीज़ें नहीं भी कर सकते हैं। तो इनके पास जो बचा है वो बचा है सिर्फ लेबर।
जिसको वो बेचनी पड़ रही है, और जो लेबर वेजेस मिल रहे हैं इस लेबर के चलते हुए वो स्टारवेशन वाली वेजेस है। कहने का मतलब इतनी कम मिल रही है कि उसमें सिर्फ इनका सर्वाइवल इंश्योर हो रहा है, उससे ये चीज़ें कोई सेविंग नहीं कर सकते, अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर सकते, इतना पैसा नहीं कमा सकते कि अगर ये अपना काम भी करना चाहे कल को तो उसमें इन्वेस्ट करके कर सके। ये कहते नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके वेतन जो है इतने ज़्यादा कम है कि उसमें सिर्फ इनका रोटी पानी चलेगा, दाल चलेगा। अगर ये काम से एक दिन नहीं आते, बीमार पड़ जाते हैं, तो उस दिन का इनके पास पैसा ही नहीं है, खाना खाने के लिए पैसा ही नहीं है, भूखे मर जाएंगे। इसको कहते हैं स्टारवेशन वेजेस, ठीक है, भूखमरी वाले वेतन। तो इससे चलते हुए कहते एक नई क्लास इमर्ज होती है, वो है प्रोलिटेरियत की क्लास, वर्किंग क्लास एक इमर्ज हो जाती है सोसाइटी में इसी सफरिंग्स की वजह से। मार्क्स नोट करते हैं ये जो कहते हैं हिस्ट्री है ना एक्सप्रोप्रिएशन की, बेदखली की हिस्ट्री, जहाँ पर उनको लैंड से निकाला गया, उनके जो कस्टमरी राइट्स छीन लिए गए कॉमन लैंड से लेकर। ये कहते हैं ये जो इतिहास लिखा गया है ये खून और आग के अक्षरों में कैपिटलिज्म का इतिहास लिखा गया है। कोई ये बहुत अच्छा इतिहास नहीं है, इसमें लोगों की ज़िंदगियाँ बदतर हो गई है, ठीक है, जानवर से भी ज़्यादा जो है और ज़्यादा बदतर हो गई है। इसलिए ये ब्लड एंड फायर से लिखे गए शब्द है इतिहास के, ये याद रखना होगा कहते हैं हमें। अब कैपिटलिज्म के कुछ डिसएडवांटेज की बात करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं सबसे पहला डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो सरप्लस वैल्यू है वो कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट क्लास जो है अपनी जेब में रख रहता है, वर्कर को नहीं मिलती है। सरप्लस वैल्यू होती है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो मार्क्स क्लेम करते हैं वर्कर्स को भी मिलना चाहिए, लेकिन कैपिटलिस्ट क्लास वर्कर को सिर्फ वेजेस देते हैं और पूरा प्रॉफिट अगर किसी चीज़ से कमाया जा रहा है वो अपनी जेब में रख लेते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन का काम करती है कि प्रॉफिट कितना कमाया जा रहा है कैपिटलिज्म में उतना ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा हमें ये पता चलेगा कि वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन कितनी हो रही है। अगर कहीं पर मार्क्स के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाया जा रहा है बाय द इंडस्ट्री, बाय द कैपिटलिस्ट, तो इसका मतलब है वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा की जा रही होगी, क्योंकि प्रॉफिट बनाने के लिए वर्कर्स को जो है पूरा निचोड़ा जाता है स्पॉन्ज की तरह, ठीक है, जैसे बर्तन मांजने वाला स्पॉन्ज होता है ना, उसको पूरा निचोड़ते उसमें से पानी और सर्फ निकलता है, ऐसे निचोड़ा जा रहा है। और जब उससे निचोड़ा जा रहेगा तो तभी कहते प्रॉफिट निकलता है। एलियनेशन भी कैपिटलिज्म की वजह से आ रहा है। एलियनेशन से ये हो रहा है वर्कर कुछ चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या चीज़ कैसे करनी है, काम कैसे करना है, कौन सा करना है, कब करना है, ये सारा कंट्रोल उनके पास है ही नहीं। आप देख सकते हैं मॉडर्न टाइम्स में भी ऐसे ही, अगर अमेज़न के वेयर हाउस में कोई काम कर रहा है तो एल्गोरिदम स्ट्रक्चर उसको पहले ही सारी क्लियर कर दी जाती है कि कितनी पैकिंग आज होगी, क्या करना है, कितने ऑर्डर लेने हैं, कब ब्रेक लेनी है, ये सारी चीज़ें, कितनी तेज़ी से काम करना होगा अगर ऑर्डर बढ़ते हैं, क्या करना होगा, शिफ्ट्स किसकी रहेंगी, कौन कौन सी शिफ्ट पे आएगा, ये सारी चीज़ें कहते हैं डिसाइडेड होती है। ये एलिनेशन चीज़ें क्रिएट करती है जब आप अपने काम के बारे में आप खुद ही कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हो, कोई और कर रहा है, तो ये एलिनेशन की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। एलिनेशन की हम टाइप्स और ये सारी फॉर्म समझ आए हैं तो आपको वो आइडिया तो क्लियर है। अब कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर जो है ह्यूमन टैलेंट्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर देती है, फुली डेवलप नहीं कर पाते। एक कार बनाने वाला जो है हो सकता है वो उसके टायर्स पर काम कर रहा है, कोई उसकी विंडो को पेंट कर रहा है, ऐसी चीज़ें कर रहा है। तो कहते हैं छोटे छोटे पार्ट्स पर काम जब इंसान करता है ना तो उसके जो टैलेंट है जो और ज़्यादा फ्लरिश हो सकता है और ज़्यादा डेवलप हो सकता है वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा। तो ये डिवीज़न ऑफ लेबर की वजह से भी एलियनेशन पैदा होती है। अब कहते हैं पेंटर पेंट करेगा, उसको पेंटिंग दिखाई दे रही है तो मज़ा आ रहा है कि मैंने उसने कुछ क्रिएट किया। कारपेंटर ने एक बेड बनाया, उसको पता चला क्या आलीशान बेड बनाया, खुशी मिलती है, कहते हैं इससे सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन ये जो फैक्ट्रियों में जहाँ काम किया जा रहा है डिवीज़न ऑफ लेबर जो ऐसे कर दी जाती है, इससे उनके टैलेंट्स फुली डेवलप नहीं हो सकते। फाइनल प्रोडक्ट पर उनकी कोई ऑनरशिप ही नहीं होती। अब जो नाइकी शू फैक्ट्री में काम कर रहा है वो जो जूतों की जोड़ी बना रहा है तो वो घर थोड़ी ना लेकर जाएगा, उस पर उसका कोई हक ही नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट्स पे इतनी मेहनत से वो सारी चीज़ें बनाई गई है, वो तो कंपनी की हो जाती है, उसकी अपनी थोड़ी ना, वो कंपनी की हो जाती है। फ्रेगमेंटेड लेबर जो है ये वर्कर्स को क्या करते हैं, एक दूसरे के खड़ा भी कर देती है, एक दूसरे के लिए वो कंपटीशन में आ जाती है। जैसे आज के टाइम पर हो सकता है स्विगी जोमेटो वाले भैया जो आपके हैं वो ऑर्डर्स के लिए compete करते हैं, वो रेटिंग के लिए compete करते हैं, ड्राइवर्स राइड के लिए compete करते हैं। तो ये उनमें जो है फ्रेगमेंटेशन क्रिएट करेगा,
वो एक कंपटीशन में ही है एक दूसरे के। कोई भी जॉब ले लो, प्रमोशन के लिए क्या क्या नहीं किया जाता, बॉस की चापलूसी, ये सारी चीज़ें चल रही है। एक दूसरे के कंपटीशन में खड़े हैं, ना कि कोऑपरेशन पे खड़े हैं। ये कैपिटलिज्म उनमें भी एक कंपटीशन वाली भावना क्रिएट कर देता है। इसके चलते हुए वो कहते हैं कमोडिटी फैटिशिज्म आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो कमोडिटी क्रिएट की जा रही है ना, आप उसकी पूजा करने लगते हो। वस्तु पूजा इसे कहते हैं, कमोडिटी फैटिशिज्म। अब पूजा करने का मतलब क्या हो गया? अब कहते हैं आईफोन की एग्जांपल ले लो आज के टाइम पर, कि जब वो आने वाला है उसका कोई भी नया मॉडल, तो रातों रात पहले ही उसके शोरूम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लोग लगाने लगते हैं। यानी उस आईफोन की इतनी कदर, लेकिन उस आईफोन में जो लेबर लगी है, कहते हैं एक्चुअली वैल्यू तो वो है, तो वो लेबर की वैल्यू नहीं देखी जा रही, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। मार्क्स के अकॉर्डिंगली सारी वैल्यू लेबर की है, लेकिन वैल्यू किस चीज़ की समझी जा रही है? प्रोडक्ट की समझी जा रही है। इसलिए कमोडिटी की वर्कशिप जो है वो की जा रही है, उसको एज ए इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट, इंडिपेंडेंट पावर समझा जा रहा है। जैसे अपने आप ही वो कहीं आसमान से गिर गया है, उसके पीछे जो मेहनत लगी है, जो प्रोसेस लगा है, जिसने बनाया है, वो वैल्यू ख़त्म हो जाती है और वैल्यू रह जाती है सिर्फ कमोडिटी की। तो ये कैपिटलिज्म लेकर आता है। अब वो कहते हैं एक यूटोपियन प्रेमाइजेस भी वो लेकर आते हैं कि ह्यूमन जो है वो कभी भी अपने आप को वो रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे, अपने टैलेंट को रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे, क्रिएटिव लेबर को रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो सेटिस्फाइड नहीं ले पाएंगे। और वहीं वो सोशलिस्ट आइडियल्स लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि जब सोशलिज्म आएगा तो डिवीज़न ऑफ लेबर जैसी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएगी, एलियनेशन ख़त्म हो जाएगी, इसके चलते हुए मोनोटोनिक लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी कि रोज़ सुबह पे काम पे जाना है, उसने क्या करना है, नट बोल्ट टाइट करने, बस एक ही काम है उसको, रोज़ आकर उसने यही करना है, 1000 जो है स्क्रू टाइट करके वो चला गया, बस और कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन सोशलिज्म में मार्क्स एक कोट भी देते हैं, वो कहते हैं कैसी ज़िंदगी होगी। ज़िंदगी कहते हैं कुछ सोशलिज्म में आपकी ऐसी होगी कि आप सुबह शिकार पर जाओगे, दोपहर को आप आराम से किसी पॉन्ड के किनारे जो है मच्छी पकड़ रहे होगे, शाम को आप अपनी भेड़ बकरियों को चारा खिलाओगे, रात को डिनर करते वक्त पैग मारते हुए सरकार को कोसोगे, क्रिटिसाइज़ करोगे, पॉलिटिकल डिबेट्स में पार्टिसिपेट करोगे। ऐसी लाइफ होनी चाहिए। वो कहते थे आरामदायक लाइफ होनी चाहिए, आइडियल लाइफ होनी चाहिए, भागा दौड़ी नहीं होनी चाहिए। फैक्ट्री वर्किंग में ये जो 9 to 5 वाली जॉब्स या ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी लाइफ मार्क्स योलोजाइज नहीं करते हैं, ग्लोरीफाई नहीं करते हैं। लेदर वो सोशलिज्म वाली लाइफ जैसे वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसको वो ज़्यादा ही जो है ग्लोरीफाई करते हैं। इनइक्वालिटी और कंज्यूमरिज्म की बात करते हैं कि लिबरल्स जो पहले थे, जैसे कि अर्ली लिबरल्स कौन हैं, एडम स्मिथ हो गए, डेविड रिकार्डो हो गए, ये मानते थे कि जैसे ग्रोथ आएगी तो सबके लिए आएगी, इनइक्वालिटी तो चली जाएगी। लेकिन मार्क्स कहते हैं उन्होंने ये नहीं देखा कि कैपिटलिज्म ने जो ग्रोथ लेकर आया है वो रिच के लिए लेकर आया है, पुअर के लिए लेकर नहीं आया। इससे एक ही क्लास ग्रो हो रही है, वो कैपिटलिस्ट क्लास ग्रो हो रही है। ये जो इनइक्वालिटी है कहते हैं ये सोशल है, ये रिलेटिव है। कहने का मतलब सोशल और रिलेटिव कैसे है, कहते हैं इसको एक समझो एक एग्जांपल से, जैसे वो कहते हैं हाउस वर्सेस पैलेस एनालॉजी। कहते हैं एक समाल छोटा घर है किसी का, अगर वहाँ पर वो रह रहा है तो हो सकता है वो सेटिस्फाइड है, लेकिन अगर उसके साथ एक घर बन जाता है जो कोठी है, बंगला है, अपने आप में पैलेस की तरह दिख रहा है, तो उसको वो अपना घर जो है एक झोपड़पट्टी जैसा लगने लगेगा, एक हट की तरह लगने लगेगा। तो कहते क्या कर सकते हो। इसलिए जो पॉवर्टी होती है वो अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं होती है, कंपैरेटिवली रिलेटिवली उसको समझा जा सकता है कि आप कितने ग्रीव फील कर रहे हो। ये डिपेंड करेगा कि कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो सकता है आपके पास आज गाड़ी हो, आपके पास एक घर बार भी हो, लेकिन आप कंपेयर कर रहे हो अगर किसी बिलियनियर के साथ कि वो तो बहुत ही महंगी गाड़ी ले रहा है, लग्जरी गाड़ी ले रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, तो कहते हैं वहाँ पर आपको जेलेसी की भावना आएगी, एनवी की भावना आएगी, और उसके साथ आप अपनी लाइफ में खुश फील नहीं करोगे, सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे। ये सारी चीज़ें जो है कैपिटलिज्म लेकर आ रहा है, इनइक्वालिटी लेकर आया, कंज्यूमरिज्म लेकर आया। अब वो कहते हैं कि हमें रेवोल्यूशन क्यों लेकर आनी चाहिए, इसके कुछ पहले वो मॉरल बेसिस बताते हैं। वो कहते हैं सच्ची स्वतंत्रता के लिए आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसको अबॉलिश करनी होगी। ठीक है, ट्रू फ्रीडम तभी आएगी प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं कि आपके घर बार गाड़ियाँ बंगले ये सारी चीज़ें नहीं होगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब है ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो एक क्लास कंट्रोल कर रही है, चाहे वो फैक्ट्रीज है, लैंड है, टूल्स है, कैपिटल है, वो किसी एक के पास नहीं रहेंगे, ये हमने अबॉलिश करना है।
कम्युनिज्म का मतलब यही होगा कि ह्यूमन नेचर को ही हमने ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करनी है ताकि उनमें कंपटीशन की भावना ख़त्म हो जाए और वो सोशलाइज्ड हो जाएं, कोऑपरेटिव वे में एक दूसरे की मदद कर सके, एक दूसरे से ईर्ष्या की वजह संदेह के साथ वो काम कर सके। सरप्लस वैल्यू जो है मार्क्स का एक ऐसा काम है जो पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देता है कि कैसे सरप्लस वैल्यू जैसी चीज़ें एक्सप्लॉइटेशन को जन्म देती है। वहीं दास कैपिटल जो है वो ये शो करता है कैपिटलिज्म की एक ओपेक साइड शो करता है। दास कैपिटल एक मॉन्यूमेंट वर्क है जिसमें बताता है कि कैपिटलिज्म बहुत सारी टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहा है, बहुत सारी डेवलपमेंट लेकर आ रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, मास लेवल पर प्रोडक्शन कर रहा है, या सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें वर्कर्स की एक्सप्लॉइटेशन कैसे हो रही है वो उस साइड को भी वो शो करता है। अब वो कहता है क्लासेस की पोलराइजेशन हो रखी है, कार्ल मार्क्स कहते हैं सोसाइटी में। बुर्जुआज है जो गिनती में कम है लेकिन उनके पास धन दौलत बहुत ज़्यादा है। मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी है, यानी वो वेल्थ को जो है मोनोपलाइज करते हैं, पावर को मोनोपलाइज करते हैं, ये एक ही सेक्शन के पास जाती रहती है, दूसरे को नहीं मिलती है। इसलिए एक दूसरी क्लास पैदा हो जाती है हैव्स नॉट की, प्रोलेटेरियट की, जो बहुत बड़ी होती है, इनकी गिनती ज़्यादा होती है, ये मेजॉरिटी में होते हैं, लेकिन होते ही ये गरीब है। और ये जो है कैपिटलिज्म के चलते हुए इंक्रीजिंगली एक्सप्लॉइट ही होते जा रहे हैं। अगर कोई अपना काम काज शुरू भी करता है, ठीक है, छोटे उद्यमी स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो है, अगर कोई काम का शुरू भी करता है, जैसे स्टार्टअप आज की दुनिया में कहते हैं, तो ये कहते हैं स्मॉल एंटरप्रेन्योर क्या करेंगे। या तो ये वर्किंग क्लास में इसको फोर्स किया जाएगा इतने बड़े कैपिटलिज्म में, या फिर कोई मोनोपोलीज जो है इन्हें खरीद लेगी, इनको स्वेलो कर लेगी। ठीक है, कि कोई स्टार्टअप ऐसे आप देख रहे होगे बहुत सारे मर्जर होते हैं, एक्विजिशन होती है, आप देख रहे होगे ना, एक कंपनी जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है वो दूसरी कंपनियों को खरीदना शुरू कर देती है जो छोटी छोटी होती है, सो डैट उनके कस्टमर भी साथ में मिल जाए, उनका जो रेवेन्यू, उनका जो प्रॉफिट्स, उनके जो ट्रेंड किए हुए, मेहनत से किए हुए जो उनकी टीम है, उनका जो स्टाफ है, उनका ये सारी चीज़ें वो हथियार लेते हैं, जबकि शुरुआत वो करते हैं और मेहनत वो करते हैं। किसी इंटरव्यू में सीईओ को मैं कहते हुए सुना था कि वो कह रहा है कि आप लोग काम करो, कंपनियां खड़ी करो, मेहनत से टीम बनाओ, बाद में उसको आन के मैं खरीद लूँगा। तो यही मार्क्स ने भी अपने टाइम पर देखा था चीज़ें हो रही है। अब कह रहे हैं ये ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस इसमें आ रहा है। कैपिटलिज्म का डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, सो ये डिटेल ही रहेगा, अगर बोर हो रहे हो स्किप कर सकते हो, आगे चल सकते हो। तो एक एक चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि क्या चीज़ें चल रही है। मार्केट्स में डिमांड की ग्रोथ हो रही है, रॉ मटेरियल की ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट भी कहते हैं इंटेंसिफाइड हो रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हो रही है इसके चलते हुए उतनी ज़्यादा कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन भी पैदा होती जाएगी। डिमांड आती जाएगी, रॉ मटेरियल बढ़ते जाएंगे, प्रॉफिट्स बढ़ता जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन भी पैदा होती जाएगी, क्योंकि इस प्रोडक्टिविटी से, इस प्रोडक्शन से, इस ग्रोथ से बेनिफिट एक क्लास को होने वाला है, दूसरी को होने नहीं वाला है। दूसरी क्लास तो सिर्फ अपनी वेजेस ही लेती रह जाएगी, वो और ज़्यादा कुछ नहीं गेन कर पाएगी, उनके पास ना कैपिटल आएगी ना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आएगी। इसलिए मार्क्स कहते हैं ये सभी चीज़ों की वजह से वर्ल्ड वाइड में रेवोल्यूशन आना अनअवॉइडेबल है। ये क्लास स्ट्रगल को और ज़्यादा डीपन कर देगी, ये क्राइसिस ऑफ आवर प्रोडक्शन जो है ये और ज़्यादा डीपन कर देगी। कैपिटलिज्म में वो कहते हैं उसके ख़त्म होने के, विनाश होने के बीच उसी में है। कैपिटलिज्म ख़त्म होगा ही होगा, कैसे ख़त्म नहीं होगा, जितना कैपिटलिज्म बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो सीड जो है वो टूटेगा और इसको ख़त्म कर देगा। ये वर्कर को जो कॉल दी जाती है ना, वर्कर्स ऑफ ऑल कंट्रीज यूनाइट, ठीक है, सभी देशों के मजदूरों को एक होना चाहिए, ये आइडिया कार्ल मार्क्स ने कार्ल शैपर से बोरो किया है, ये आइडिया वहाँ से आया है। मार्क्स के जॉनसन कहते हैं एक हमें पत्रकारिता जैसी क्लैरिटी दिखती है, शॉर्ट स्ट्राइकिंग स्लोगन है उनके पास, ठीक है, और एक ऐसी फिलॉसफी देते हैं जो अपने आप में एक सताई शक्ति भी देती है, लास्टिंग पावर देती है, जो देर तक चलती रहेगी, ऐसी फिलॉसफी वो देते हैं। मार्क्स के बाद एंगल्स 1895 में एक चीज़ क्वेश्चन करने लगते हैं, वो कहते हैं वॉयलेंट रेवोल्यूशन की हमें ज़रूरत नहीं है, हिंसक विद्रोह पर वो सवाल खड़ा करने लगते हैं। कहते हैं 1848 में वो मेथड कामयाब हो सकते थे, लेकिन आज के टाइम पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये खुद मार्क्सिज्म को रिवाइज करने लगते हैं, और इसी के चलते हुए एलियट कहते हैं कि रिविजनिज्म भी आता है मार्क्सिज्म में, ठीक है। एडवर्ड बर्नस्टेन आते हैं जो एवोल्यूशनरी सोशलिज्म की बातें करने लगते हैं, और वायलेंस वाला पार्ट जो हमें मार्क्सिज्म में दिखाई देता है, ब्लडशेड रेवोल्यूशन वाला, वो सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, और एक नया विचार ग्रेजुअल सोशलिज्म, ठीक है, ये सारे विचार आने लगते हैं, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म। एडवर्ड बर्नस्टेन जिसको बहुत अच्छे से लिखते भी हैं। अब हम एनालिसिस करेंगे कि जो मार्क्स की प्रेडिक्शन रहती है वो अपने आप में कितनी ठीक रहती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कैपिटलिज्म की उनकी की प्रेडिक्शंस रहती क्या थी, क्या उन्होंने बताया। वो कहते हैं इनकम गैप जो है वो इंक्रीज़ होने लगेगा, क्योंकि वेल्थ जो है वो
कंसंट्रेट होने लगेंगे सिर्फ एक ही क्लास के पास। और इसके साथ जो भी कोई इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर रहते भी अपना कामकाज खुद कर रहे हैं, वो धीरे धीरे प्रोलिटेरियत में ही सिंक होते जाएंगे, उसमें ही वो डूबते जाएंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर दो क्लासेस ही बनती जाएगी, एक रहेगी रिच कैपिटलिस्ट क्लास और एक रहेगी पुअर वर्कर्स क्लास। एक माइनॉरिटी में होंगे, एक वर्किंग क्लास वाली जो प्रोलिटेरियस क्लास है वो अपने आप में मेजॉरिटी होंगे। जो वेजेस का लेवल रहेगा वो कहते हैं सबसिस्टेंस ही रहेगा। कहते चाहे वेजेस टाइम टू टाइम इंक्रीज भी होती रहे, लेकिन वो कहते हैं अपने आप में वो एक सबसिस्टेंस लेवल पर ही रहेगी, यानी उतनी मिलेंगी जिससे उनकी लाइफ में छोटे मोटे इंप्रूवमेंट्स होती है लेकिन लार्जेस्ट चेंजेस नहीं आ सकते हैं। प्रॉफिट का रेट जो है वो कहते हैं अपने आप ही कम होने लगेगा, क्योंकि कैपिटलिज्म का यही डिक्लाइन लेकर आएगा इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन और कॉम्पिटिशन की वजह से। इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन क्या पाई जाती है? कहते हैं कैपिटलिज्म जो प्रॉफिट कमाता है वो उसको री इन्वेस्ट करता है फिर से फैक्ट्रीज, मशीन्स, टूल्स, ऐसी चीज़ें बनाने में। वो वेज लेबर में री इन्वेस्ट नहीं कर रहा है कैपिटल। अगर वो मशीन्स, टूल, ऑटोमेशन जैसी चीज़ों पर लेकर आएगा जिसके चलते हुए चीज़ें तो एफिशिएंटली प्रोड्यूस होती जाएगी, वेज लेबर तो इंप्रूव हो नहीं रही है, ठीक है, वर्कर की कंडीशंस तो इंप्रूव नहीं हो रही। अब ऐसे प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचेगा किसको? जिनके पास जेब में पैसे ही नहीं है वो कहाँ से ये सारी चीज़ें खरीद पाएंगे? तो अल्टीमेटली कैपिटलिज्म के जो प्रोडक्ट्स है वो धरे रह जाएंगे फैक्ट्रीज़ में ही, उसको कोई खरीदे ना। इसीलिए वर्ल्ड में क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिलेंगे, जहाँ पर हमें दिखेगा कि कैसे कैपिटलिज्म जो है कोलैप्स कर रहा है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी कैपिटलिज्म इसके चलते हुए ही जो है अपनी इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से ही कोलैप्स कर जाएगा। इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन मैंने बता दी कि कैसे वो सरप्लस वैल्यू प्रॉफिट जिसे वो कहते हैं वो कहाँ पर लगाने वाला है इस प्रॉफिट को। उनकी वेजेस को इंक्रीज़ करने या वर्कर की कंडीशंस को इंप्रूव नहीं कर रहा है, वो सिर्फ मशीन्स की कंडीशंस को इंप्रूव कर रहे हैं, टूल्स इंप्रूव कर रहे हैं, ऑटोमेशन को इंप्रूव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और मार्क्स की एक प्रेडिक्शन थी कि एडवांस कंट्री में रेवोल्यूशन जो है ज़्यादा आएगी, जहाँ पर कैपिटलिज्म अपने पीक में होगा रेवोल्यूशन भी हमें वहाँ देखने को मिलेगी। लेकिन मार्क्स की बहुत सारी प्रेडिक्शंस में से हमें फेलियर भी दिखाई देते हैं। क्यों फेलियर दिखाई देते हैं वो देखने कि 19वीं सेंचुरी में कैपिटलिज्म जो है अपने आप को स्टेबलाइज कर जाता है और नई कंडीशंस को अडेप्ट कर लेता है। तो मार्क्स के जो फोरकास्ट था, जो प्रेडिक्शन थी कैपिटलिज्म के बारे में, वो चीज़ मार्क्स ने शायद नहीं देख पाए, क्योंकि कैपिटलिज्म में अपने आप में एक रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी की फॉर्म थी। वो अपने आप को बदल लेता है नई कंडीशन के हिसाब से, अपने आप को और ज़्यादा वो स्टेबलाइज करने लगता है, वो क्लैप्स नहीं करने देगा अपने आप को, वो हर हालत में सर्वाइव करने की कोशिश करेगा कैपिटलिज्म। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो होती है उसके एनालिसिस को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है, यानी आगे चलकर जो फ्यूचर कंडीशंस पैदा होती है जो मार्क्स ने कही होती है वैसी वो हो नहीं पाती है। इसके लिए 20वीं सेंचुरी की जो कंडीशन, जो सिचुएशन पैदा होती है, जो फ्यूचर आता है वो नहीं आता है जो कार्ल मार्क्स ने दिखाया था, जो कार्ल मार्क्स ने बताया था। इसलिए मार्क्स के मॉडल में हमें कुछ फंडामेंटल एरर दिखते हैं। मार्क्स ने अज्यूम किया था कैपिटलिज्म के खिलाफ एक नफरत पैदा हो जाएगी क्योंकि इतनी एक्सप्लॉयटेशन वो कर रहा है वर्कर के साथ, और अपने आप ही सोशलिज्म जो है आ जाएगा। वहीं जुडिथ शकलार कहते हैं कि एंटी कैपिटलिस्ट सेंटीमेंट अगर वर्कर्स में रहती है तो वो और भी पॉलिटिकल डायरेक्शन पकड़ सकता है, जरूरी थोड़ी ना है कि वो सोशलिज्म की तरफ ही जाएंगे। ये कहकर भी मार्क्स को क्रिटिसाइज किया जाता है। कैपिटलिज्म ने टाइम टू टाइम अपने आप को कहते हैं इवॉल्व करता गया, डेमोक्रेसी जो है इम्प्रूव करता गया, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम लेकर आएंगे जिसमें वर्कर की पेंशन, हेल्थ और सारी चीज़ें जो है इंश्योर करने लगा। वेलफेयर लॉ आने लगे कि इतने कम से जो है लेबर नहीं दी जाएगी, वेजेस नहीं दिए जाएंगे, इतने वर्किंग आवर फिक्स कर दिए, ये सारी चीज़ें बना दी गई। अगर ओवर टाइम दिया जाता है तो इसके इतने पैसे देने पड़ेंगे, ये सारे लेबर लॉ बनने लगे। उनकी छुट्टियां कितनी होंगी, लीव कितनी होंगी, सिक लीव कितनी होगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड होने लगी। तो ये सारी चेंजेस ने वर्कर क्लास की कंडीशन जो है और ज़्यादा जो है इंक्रीज कर दी, इम्प्रूव कर दी, और उनमें जो रेवोल्यूशनरी टेंडेंसी थी जो कैपिटलिज्म के साथ वो लड़ना चाहते हैं, अब लड़ेंगे किसके साथ? वही तो उनकी कंडीशंस को इंप्रूव कर रहा है, वही इनकी लाइफ को बेहतर बना रहा है, उस पर जिस पे डिपेंड है वो लाइफ उनकी अच्छी कर रहा है, ना कि एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये वर्कर क्लास को दिख ली है। अब इसी चीज़ को डेजलास जो है रिमार्क करते हैं, वो कहते हैं प्रोलेटेरियत क्लास जो है अपने आप में प्रीवियस स्टेज में ज़रूर एग्जिस्ट करती होगी लेकिन अब नहीं एग्जिस्ट करती। अब वर्कर्स जो डेवलप कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं वो अपने आप में प्रोपराइटर भी हैं, यानी उनके पास धन दौलत संपत्ति ये सारी चीज़ें आनी शुरू
हो गई है, वो वैसे गरीब वर्कर्स नहीं है जैसे मार्क्स अपने टाइम में देख रहे थे। इसलिए एडवर्ड बर्नस्टेन आते हैं और मार्क्स की प्रेडिक्शन को एब्सोल्यूट कह के चैलेंज करते हैं। कहते हैं पहली बात तो ये देखिए कि पेजेंट्री और मिडिल क्लास जो है वो अपने आप में मार्क्स कहते थे डिसअपियर होगी। कहते वो डिसअपियर क्या होनी थी, वो तो अपने आप में और ज़्यादा ग्रो हो गई, उनका तो नंबर और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। मार्क्स की कहते प्रेडिक्शन थी कि जो छोटे बिजनेस हो गए, स्मॉल बिजनेस जो है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कहते वो भी नहीं ख़त्म हुए, वो कायम रहे, वो चलते रहे। आज भी छोटे बिजनेस जो है फ्लरिश कर रहे हैं। और मार्क्स ने कहा था कि इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो है वो अपने आप में मेजॉरिटी में आ जाएगी। कहते हैं वर्किंग क्लास इंडस्ट्री की मेजॉरिटी में नहीं आई, एक और नया सेक्शन मिडिल क्लास का डेवलप होने लगा है। वाइट कॉलर जॉब वाले, सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स, ये सब लोग पैदा हो गए, ये भी तो आ गए। इनकी बात तो कर ही नहीं रहे थे मार्क्स। मैनेजर क्लास, ये सारी क्लासेस इमर्ज होने लगी है। तो एक सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी जो वर्किंग क्लास की होने वाली थी वो सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी हमें दिखी नहीं। एक नई क्लास इमर्ज होने लगी, तो मिडिल क्लास इंक्रीज होने लगी, उनकी पॉपुलेशन भी जो है। तो ये जो बाइनरी मार्क्स ने बनाई थी, ये जो डिवीज़न क्रिएट की थी, बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट की क्लास होगी, वो बाइनरी मॉडल हमें अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वर्कर खुद ही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज़ को जब कहते हैं वो सपोर्ट करते हैं, इसलिए नहीं करते कि सोशलिस्ट कमिटमेंट को लेकर या मार्क्स का जो सोशलिज्म का सपना है, ऐसी सोसाइटी का सपना को वो फुलफिल करना चाहते हैं। उनके व्यूज़ बहुत प्रैग्मेटिक और रैशनल है। वो अपने हालात में देख रहे हैं कि किन चीज़ को सपोर्ट करना, उसमें उनका क्या बेनिफिट है। वो कोई बड़े लार्जर ड्रीम के लिए, सोशलिज्म वाली ड्रीम के लिए काम नहीं करते हुए दिखाई देते। उनकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट वैसी वाली नहीं दिखाई देती। बर्नस्टेन जो है सिडनी वेब को साइट करते हुए ये चीज़ हमें समझाते हैं क्यों वर्कर की जो यूनियन है कोऑपरेटिव काम नहीं कर पाई। कहते हैं डेमोक्रेटिक इनएफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है कि वर्कर जो यूनियन थी, ठीक है, उन्होंने कोऑपरेटिव्स बनाई, कुछ फैक्ट्रीज खोली, चलाने की कोशिश की, शुरू की। उसमें कहते हैं सिर्फ डेमोक्रेसी लेकर आने से प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो जाती है, चीज़ें बेटर नहीं हो जाती है। रैदर उसमें डेमोक्रेटिक इनएफिशिएंसी हमें दिखाई देने लगती है, क्योंकि डेमोक्रेसी डिसीजन लेने के चक्कर में सबकी सुननी पड़ेगी। जब सबकी सुननी पड़ेगी, कोई कुछ बोल रहा है वर्किंग आवर्स को लेकर, कोई कुछ बोल रहा है कि इतनी छुट्टियां दो, ये करो, वो करो, सबकी सुनने के चक्कर में कोई भी रूल जो है वो सही तरीके से बन नहीं पा रहे हैं। तो ये इनएफिशिएंसी आ जाती है डेमोक्रेसी के चलते हुए। वो कहते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन होने बड़े ज़रूरी है फैक्ट्रीज़ में, ठीक है, कोऑपरेटिव्स में भी, और इवन लार्ज कॉरपोरेशन चाहे स्मॉल कॉरपोरेशन हो। और मैनेजियर हायरार्की होनी भी ज़रूरी है। आपके ऊपर टॉप पे मैनेजर होने चाहिए, जो वो डिसीजन लेते हैं वो आपको ऑर्डर की तरह फॉलो करने होंगे। इसी चीज़ को तो बर्नस्टेन कहते हैं ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल होगा कि एक मैनेजर जो है वो जिन एम्प्लॉय को मैनेज कर रहा है उनको एक एम्प्लॉय की तरह ही देखा जा रहा है उस मैनेजर, जैसे उसके पास कोई पावर नहीं है, उसके पास कोई हायरार्की नहीं है। तो उनके मूड पे डिपेंड कर रहा है। वो कहेंगे कि नहीं जाओ, हम नहीं काम करते, ठीक है। डेमोक्रेसी में ये सारी चीज़ें अगर चलने लगी, वर्कर की जो कोऑपरेटिव रन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री है जिसमें वर्कर्स सब अपने आप में ही मालिक है, सबकी सुननी पड़ रही है, तो मैनेजर की कोई सुनेगा नहीं, तो कहते काम काज कैसे चलेगा, किसके कहने पर काम होगा। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है जो क्रिटिसाइज़ करते आ रहे हो आप लोग एक अच्छी प्रोडक्शन के लिए, अच्छी फैक्ट्री चलाने के लिए। वो ये भी कंक्लूड करते हैं वर्कर के पास जो है रेवोल्यूशनरी आर्डर नहीं है, मतलब उत्साह उनके पास नहीं है, क्रांतिकारी उत्साह हमें कहते नहीं दिखाई दे रहा है अपने टाइम पर। तो मार्क्स का जो विजन था, प्रोलेटेरिएट क्लास पे इतना भरोसा था, एक फेथ था कि ये रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, प्रोडक्शन को सीज करेंगे, मींस ऑफ प्रोडक्शन के जो है ये कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। ये सारी चीज़ें करने की जील उनमें, ताकत हमें नहीं दिखाई देती है। लेनिन ने अब बर्नस्टेन का रिविजनिज्म वाला मॉडल नहीं माना, वो रैदर मार्क्स ने जो कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, उसको रीअफर्म करते हैं। लेकिन 20वीं सेंचुरी में ये जो क्रिटिसिज्म है कैपिटलिज्म का भी अपने आप में रेलेवेंस वो नहीं दिखाई देने लगता बहुत सारे स्कॉलर्स को, क्योंकि कैपिटलिज्म अलग ही तरीके में अडेप्ट कर चुका है और अपने आप को वो रिफॉर्म कर चुका है। अब मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन रियलिटी ये है कि मार्क्स ने जो प्रोडिक्ट किया था कि एडवांस्ड इंडस्ट्रियल नेशन में भाई रेवोल्यूशन आएगी, लेकिन रेवोल्यूशन के जो छोटी मोटी चीज़ें हमें दिखाई भी दे, कुछ किस्से और इवेंट्स, वो बैकवर्ड यूरोपियन कंट्रीज़ में दिखाई दे, जहाँ पर किसी तरह की आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत पीक में कैपिटलिज्म नहीं हमें देखने को मिल रहा था। तो एडवांस्ड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में तो रेवोल्यूशन के कोई साइन ही नहीं दिखाई दिए, वहाँ पर जेन्युइन प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन हमें कोई दिखाई ही नहीं दी। तो मार्क्स का जो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है, रॉबर्ट डाल उसको ऐसे कंक्लूड करना चाहते हैं, कहते हैं मार्क्स की जो इकोनॉमिक्स की समझ है वो अपने आप में 19वीं सेंचुरी के कैपिटलिज्म में क्या क्या कमियां थी, उसमें इवल्स क्या है, उसको समझने के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन मार्क्स का जो एनालिसिस है अपने आप में कॉन्टेक्चुअली पावरफुल तो हो सकता है, उस समय
के बारे में बहुत अच्छे से दिखा सकता है। यानी मार्क्स के टाइम पर फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कैपिटलिज्म, ये सारी चीज़ें कैसे वर्क कर रही है वो पावरफुल है। लेकिन हिस्टोरिकली मार्क्स का एनालिसिस अपने आप में लिमिटेड है। हिस्टोरिकली का मतलब है कि ये जो एनालिसिस है ये ज़रूरी नहीं आगे चलकर अलग अलग सेंचुरी में 20, 21 सेंचुरी ये ऐसे ही चीज़ें जो मार्क्स ने कही है वैसे ही वो फॉर्म होगी, अनफोल्ड होगी, हिस्ट्री ऐसे ही चलती जाएगी, ऐसे ही प्रोग्रेस होगी, वो ज़रूरी नहीं है। वो अपने आप में डिफरेंट चीज़ें भी आ सकती है। मार्क्स की प्रेडिक्शन इसलिए वहाँ पर फेल हो जाती है। अब हम इसमें बात करते हैं कि कैसे स्टेट को कैसे एनालिसिस करते हैं कार्ल मार्क्स। पहले तो जो हीगल की थ्योरी है स्टेट की उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि हीगल जो फिलॉसफी ऑफ राइट की राइटिंग में 1843 में स्टेट की थ्योरी देते हैं, उसी थ्योरी को मार्क्स जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं। हीगल स्टेट को क्या मानते हैं, वो कहते हैं स्टेट तो अपने आप में मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ है, कि धरती पर जैसे भगवान पधारे हैं वैसे स्टेट को समझना चाहिए। मार्क्स ये आइडलिस्टिक कंसेप्शन जो है, जो इतना स्टेट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इस चीज़ को मार्क्स रिजेक्ट कर देते हैं। हीगल के अकॉर्डिंगली तो ये भी चीज़ थी, क्योंकि हम पढ़ आए हैं कि हीगल कहते हैं अपने रीज़न को यूज़ करते करते हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होते होते, इवॉल्व होते होते ह्यूमन इस स्टेज पे आ गए हैं कि उन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन फाउंड किया है जो अपनी पीक में आया है रैशनैलिटी के, कि यहाँ पर आकर उन्होंने स्टेट क्रिएट कर दी जो उनकी हर तरह की नीड्स को पूरा कर सकता है। लेकिन मार्क्स ऐसे थीसिस को, ऐसे थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं। मार्क्स कहते हैं स्टेट अपने आप में इटर्नल नहीं है, वो एक टाइम पर डिसअपियर भी हो जाएगी जैसे ही क्लास डिवीज़न ख़त्म हो जाएगी। वो हीगल को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हीगल ने सिविल सोसाइटी और स्टेट को सेपरेट करके देखा है, लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं चाहे सिविल सोसाइटी हो चाहे स्टेट हो, दोनों ही जो है डोमिनेंट क्लास के, कैपिटलिस्ट क्लास के इंस्ट्रूमेंट है, ये कंट्रोल करते हैं, उनको चलाते हैं अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपने इंटरेस्ट के लिए उसको डोमिनेट करते हैं। इसलिए स्टेट और ब्यूरोक्रेसी, खास करके ब्यूरोक्रेसी जो हीगल जिसमें बहुत विश्वास करते हैं कि यूनिवर्सल इंटरेस्ट प्रेजेंट करेगी, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखेगी, वेलफेयर का ध्यान रखते ही कहते ऐसी ब्यूरोक्रेसी और स्टेट भी जो है वो एक्सप्लॉयटेशन लेकर आएगी, ऑपरेशन लेकर आएगी, क्योंकि वो क्लास इंटरेस्ट को सर्व करेगी। एक ही क्लास को सर्व करेगी, दूसरी क्लास जो वर्किंग क्लास होगी, प्रोलेटेरियट क्लास होगी, ठीक है, हैव्स नॉट की क्लास होगी, प्रॉपर्टी लेस क्लास होगी, उनको जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देगी, उनके इंटरेस्ट को सर्व ही नहीं करेगी। तो यूनिवर्सल इंटरेस्ट की तो बात ही मत कीजिए हीगल जी। कार्ल मार्क्स कहते हैं ब्यूरोक्रेसी अपने आप में रूलिंग क्लास के पास एक टूल है अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए, अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए और सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए। कार्ल मार्क्स कहते हैं स्टेट अपने आप में एक सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक बेस जो है उस पर सुपर स्ट्रक्चर डिपेंड करती है। इकोनॉमिक बेस हो गया, आपके पास लैंड हो गया, आपके पास कैपिटल होगी, आपके पास फैक्ट्रीज होगी, मशीन्स होगी, ये सारा इकोनॉमिक बेस में आता है। जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है सोसाइटी में जो चीज़ भी वेल्थ प्रोड्यूस कर रही है वो इकोनॉमिक बेस में आता है। इकोनॉमिक बेस जो है सुपर स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। सुपर स्ट्रक्चर इकोनॉमिक बेस पे डिपेंड होती है। तो इकोनॉमिक बेस का कंट्रोल किसके पास है, कैपिटलिस्ट क्लास के पास है। तो इसलिए सुपर स्ट्रक्चर को कौन कंट्रोल करेगा, कैपिटलिस्ट क्लास करेगी। सुपर स्ट्रक्चर में क्या आता है, स्टेट सुपर स्ट्रक्चर में आती है। ये मार्क्स की थ्योरी है। तो यही चीज़ वो समझाना चाहते थे कि कैपिटलिस्ट क्लास में सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है। वो फंक्शन करती है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द बुर्जुआज। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये चीज़ उन्होंने कही है कि वो बुर्जुआ की अपने आप में एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है कि बुर्जुआ के इंटरेस्ट के लिए काम करेगी, उनके लिए लॉ बनाएगी, उनके लिए पॉलिसी बनाएगी, उनके लिए स्कीम बनाएगी, उनके इंटरेस्ट को ही सर्व करेगी। तो गवर्नमेंट की कोई भी फॉर्म आ जाए, स्टेट अपने आप में जो क्लास रूल है उसी को सर्व करेगी, उसका ही इंटरेस्ट सर्व करेगी, डोमिनेंट क्लास का इंटरेस्ट ही सर्व करेगी। स्टेट के चलते हुए ही कहते ह्यूमन एलिएशन भी आती रहेगी। यानी स्टेट अपने आप में एक ह्यूमन एलिएनेशन की ही फॉर्म है। स्टेट को कोई इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई ना करो जैसे हीगल कर रहे हैं। अपने आप में कैसे ये ह्यूमन एलिएनेशन की फॉर्म है। कहते हैं स्टेट तो चाहे लोगों द्वारा कहते हो आपने बनाई गई है, लेकिन ऐसे लॉ बनाए जाते हैं, ऐसी स्कीम्स लेकर आए जाते हैं, ऐसी चीज़ें की जाती है, ऐसी पावर स्टेट के द्वारा एक्सरसाइज की जाती है कि दूसरे ही लोग, आम लोग स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा पाते। वो जो है हेल्पलेस हो जाते, कुछ कर नहीं सकते। तो स्टेट अपने आप में एक एक्सटर्नल एंटिटी बिहेव करने लगता है, एक एक्सटर्नल पावर बिहेव करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें कहना कि स्टेट की जो अथॉरिटी पावर लोगों से आती है, ये सारी कहते हैं फालतू की बातें हैं। स्टेट अपने आप में ही एलिनेशन की फॉर्म लेकर आता है। स्टेट का कंट्रोल
लोगों का जो कंट्रोल है स्टेट पे रहता ही नहीं है, स्टेट अकाउंटेबल ही नहीं रहती लोगों को। तो ये सारी चीज़ें समझाना चाहती है। इसलिए कहते हैं स्टेट वीकर क्लासेस को एक्सप्लॉइट कर सकती है, डोमिनेंट क्लास के इंटरेस्ट को सर्व कर सकती है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स एक और चीज़ समझाते हैं, जब कहते हैं क्लासेस के ना इक्विलिब्रियम आ जाता है, एक जैसी पावर सी आ जाती है कि कोई भी क्लास ऐसी पोजीशन पे नहीं है कि डोमिनेट कर सके, तो स्टेट के पास एक रिलेटिव ऑटोनॉमी आ जाती है, जिस कंडीशन को वो बोनापार्टिज्म कहते हैं। और उसको हमने आगे चलकर डिटेल में समझना भी है कि ये बोनापार्टिज्म क्या होता है। ऐसे केसेस में डिक्टेटर आ जाता है, वो स्टेट के ऑपरेटर्स को कंट्रोल करने लगता है, अपने आप को गार्डियन दिखाता है, लेकिन कहते हैं इंटरेस्ट वो फिर भी डोमिनेंट क्लास, बुर्जुआ क्लास का ही वो सर्व करेगा। अब एंगल्स का क्या वो है एंटी ड्यूरिंग में 1878 में जो लिखते हैं, वो कहते हैं स्टेट अपने आप में कोई नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है, जैसे बाकी थिंकर्स आपको लिबरल थिंकर्स कहते हैं आ रहे, ये अपने आप में एक अननेचुरल इंस्टीट्यूशन है। कहने का मतलब है इसके चलते हुए ये कब ये डेवलप होता है, ये कब एग्जिस्टेंस में आता है। कहते हैं जब सोसाइटी में दो क्लासेस में बढ़ जाता है समाज, तो तब स्टेट एग्जिस्टेंस में आ जाता है, क्योंकि उनमें से जो डोमिनेंट क्लास है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये एग्जिस्टेंस में आता है। सही डेमोक्रेटिक सोसाइटी कहते वही होगी जो क्लासलेस होगी और जिसमें स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो स्टेट के जितने इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो लॉ हो जाए, सरकारें हो जाए, पुलिस हो जाए, जुडिशरी हो जाए, ब्यूरोक्रेसी हो जाए, ये रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। अपने आप में स्टेट जो है न्यूट्रल रोल प्ले नहीं करती है, न्यूट्रल रेफरी नहीं है दोनों क्लासेस के बीच में, जैसे लिबरल क्लेम करते आए हैं। इस चीज़ को वो क्रिटिसाइज करते हैं। अब समझते हैं हम बोनापार्टिज्म क्या है। 18th ब्रोमेयर ऑफ लुई बोनापार्टे की उनकी जो राइटिंग है 1852 की, मार्क्स उसमें डिनाउंस करते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक स्टेट जो अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है उसको डिनाउंस करने की जरूरत है, ख़त्म करने की जरूरत है। और वो प्रोलेटेरिएट को यानी वर्किंग क्लास को एडवाइस करते हैं कि ऐसी स्टेट को आपको डिस्ट्रॉय करना होगा। उनका जो एनालिसिस है इसमें रहता है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर होता है, नेपोलियन थर्ड का जो कूद देतांत है उससे इंस्पायर होता है। मार्क्स एडवोकेट करते हैं रेवोल्यूशन जो होनी चाहिए अपने आप में वायलेंट होनी चाहिए, आपको जैसे भी कंट्रोल करना होगा बहुत सारी चीज़ों को, स्टेट के ऑपरेटर्स को। तो इसलिए वो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की बात करते हैं कि वो कैसे लेकर आनी है। इसको आगे चलकर हम डिटेल में समझेंगे कि व्हाट इज़ द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, इसमें क्या क्या रहेगा, कैसा रूल रहेगा, ये सारी चीज़ें भी हमने समझनी है। तो मार्क्स की ऑब्जर्वेशन ये थी 1872 में कि कुछ नेशन जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, हॉलैंड हो गया, कहते हैं यहाँ पर अगर ट्रांजिशन आनी है, यानी ये जो पावर ट्रांसफ़र होगी जिसमें जो है वर्कर स्टेट को कंट्रोल करने लगेंगे, ऑपरेटर्स को कंट्रोल करने लगेंगे स्टेट के, वो अपने आप में पीसफुल भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो स्टेट है अपने आप में इतनी ज़्यादा सेंट्रलाइज नहीं है, हमें कुछ भी डेमोक्रेटिक चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती है, तो वहाँ पर पीसफुल हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे नेशन हैं जहाँ पर पीसफुल नहीं होगी, जैसे वो फ्रांस और जर्मनी की एग्जांपल दे रहे थे, जहाँ पर स्टेट अपने आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, सेंट्रलाइज्ड है, वहाँ पर पीसफुल नहीं आएगी, वहाँ पर वायलेंट रेवोल्यूशन आएगी। तो बोनापार्टिज्म की क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? वो कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक डिक्टोरियल रिजीम का होना, एक डिक्टेटरशिप होना बहुत ज़रूरी है, सो डैट जो स्टेट के जितने ऑर्गन्स होते हैं उसको कंट्रोल किया जाए, और उसको कंट्रोल एग्जेक्टिव करेगा। तो ये डिक्टेटरशिप ऐसा होगा जो एग्जेक्टिव में रहेगा और उसको कंट्रोल करेगा। एग्जेक्टिव क्या हो गया? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, उसके जो मंत्री संतरी ये सारे हो गए, ये सारे आते हैं एग्जेक्टिव में आते हैं। तो कहते हैं अब ये एग्जेक्टिव चलाएगा एक डिक्टेटर, और ये जो डिक्टेटर होगी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, ये कंट्रोल करेगी अदर ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। अदर ऑर्गन्स कौन से हो गए स्टेट के? जिसमें हम आ जाते हैं आपके लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट होगी, जुडिशरी होगी, उसको कंट्रोल करने लगेंगी, सो डैट ये ऑर्गन्स जो है किसी एक क्लास के इंटरेस्ट के लिए काम ना करे, ये देखना होगा। खास करके कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट के लिए ये काम ना करे, क्योंकि अब तक ये करती आ रही थी। तो ये कहते हैं एक ये जो एक्सप्रेशन है ना, मार्क्स जो हमें समझाना चाहते हैं कि एक टेम्परेरी टाइम के लिए ना वर्ग संतुलन आता है, जैसे कहते हैं क्लास इक्विलिब्रियम थोड़े टेम्परेरी टाइम के लिए आ जाता है। ये टेम्परेरी टाइम में क्लास इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कोई भी एक क्लास जो है इफेक्टिवली रूल नहीं कर सकती, बुर्जुआ नहीं कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो अपने आप में जो है अपनी पावर गंवा बैठे हैं, और वर्किंग क्लास के पास जो है इतनी पावर नहीं, इतने सक्षम नहीं हुए हैं कि वो चीज़ों को कंट्रोल करे, रूल कर सके। इसी को वो बोनापार्टिज्म की सिचुएशन कहते हैं। ये ध्यान रखना, बार बार क्लियर कर दिया मैंने बोलकर। तो मार्क्स अपनी राइटिंग सिविल वॉर इन फ्रांस 1871 में, इसको भी हमने आगे चलकर समझना है, वो कहते हैं बोनापार्टिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर बुर्जुआ जो है पावर गंवा बैठे हैं और वर्किंग क्लास ने अभी इतनी पावर एक्वायर नहीं की है, तो यहाँ जहाँ पर वो अपने राष्ट्र को, नेशन को अच्छे से चला सके, तो ये बोनापार्टिज्म की सिचुएशन होगी। तो ये कहते हैं नेपोलियन थर्ड के जो फ्रांस की रजीम थी,
1851 की कू, उसमें ये चीज़ हमें दिखाई देती है। जर्मनी में जब बिस्मार्क का रूल आता है, एंगल ये चीज़ बताते हैं, तो उसमें हमें ये चीज़ दिखाई देती है। बोनापार्टिज्म की सिचुएशन ऐसी नहीं है जो मार्क्स कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ, कोई पहली बार नहीं आने वाली, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है, पहले भी हमें जो है ये चीज़ें दिखाई देती रहती है। अब मार्क्सिस्ट की इसी राइटिंग से इंस्पायर होकर निकोस प्लंतास की राइटिंग्स भी आती है, जो स्टेट की मॉडर्न टाइम में रिलेटिव ऑटोनॉमी कैसे काम करती है उसको डिटेल में वो लिखते हैं। अब मार्क्स और एंगल्स जो हैं सेंट्रलिज्म पर क्या कहते हैं। 1848 में मार्क्स और एंगल जो है जर्मनी जैसी स्टेट को अपोज करते हैं कि फेडरलिस्ट हो रखी है काफ़ी। कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है वो मॉडर्न स्टेट के लिए एसेंशियल है। ये जो आप स्टेट की पावर को डिसेंट्रलाइज कर देते हो, ऐसे वो चीज़ें नहीं होने वाली। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेंटर को वो फेवर करते हैं, इसलिए फ्रैंकफर्ट असेंबली की वीकनेस को क्रिटिसाइज़ करते हैं जो जर्मनी की थी। और जैकोबिन्स जो लीडर थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आते हैं, जो बहुत ही रेडिकल होते हैं और चीज़ों को बहुत लेवल पर सेंट्रलाइज और कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, ये उसको प्रेस करते हैं। तो सेंट्रलिज्म को जो है फेवर करते हैं मार्क्स। लेनिन ने यह भी चीज़ कहा है कि मार्क्सिस्ट और अनार्किस्ट में अगर कोई डिफरेंस पाया जाता है वो यही है कि वहाँ जहाँ अनार्किस्ट सेंट्रलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, फेवर नहीं करते, मार्क्सिस्ट सेंट्रलिज्म को फेवर करते आए हैं। इसलिए वहाँ से लेनिन का कॉन्सेप्ट भी आता है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। सेंट्रलिज्म तो होगा लेकिन ये अपने आप में अथॉरिटेरियन नहीं कहते होगा, अपने आप में इसमें डिक्टेटरशिप की टेंडेंसी नहीं होगी। मैं लेकर आऊँगा सेंट्रलिज्म डेमोक्रेटिक वे में, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म होगा। तो लेनिन का ये आइडिया मुझे लगता है आपको ये क्लियर होगा कि क्या मतलब होता है। फिर भी समझा देता हूँ, इसका मेंशन आया आपके दिमाग में चलता रहेगा। लेनिन का डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म ये कहता है कि भाई सब मिल बैठ के जो है उसके पार्टी के मेंबर्स जो है डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे और किसी डिसीजन पर पहुंचेंगे। अब वो जो डिसीजन ले लिया वो डेमोक्रेटिक वे में सब ने ले लिया, कंसेंट बेस्ड डिसीजन होगा, लेकिन कहते जब वो अप्लाई होगा तो वो सब पर फिर लागू हो जाएगा, तब आप मना नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें। तो बैठ कर आपने लिया डिसीजन, अब आप अप्लाई होगा, यही डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है। फिर उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, आप खुद भी वॉयलेट नहीं कर सकते, चाहे वो रूल को पहले एक टाइम पर आपने भी फेवर किया था। मार्क्स एंड एंगल जो है पार्लियामेंट्स के बारे में बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स रखते हैं कि पार्लियामेंट का फ्यूचर कैसा होना चाहिए। वो कहते हैं रेवोल्यूशन वायलेंट होगी या पीसफुल होगी ये डिपेंड करता है कि किसी कंट्री में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कितने मैच्योर है। कहते हैं वहाँ पर रेवोल्यूशन पीसफुल होगी जहाँ पर पार्लियामेंट अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, जहाँ पर जो है रूल अच्छा है, डेमोक्रेटिक रूल चल रहा है, वहाँ पर पीसफुल होगी, वायलेंट नहीं होगी। लेकिन कार्ल मार्क्स और एंगल्स देखते हैं अपने टाइम पर, क्योंकि पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन जो थी वो उसमें बहुत सारी क्लासेस की रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। प्रोलिटेरियत की जो रिप्रेजेंटेशन है एग्जिस्ट नहीं करते, उनको वोटिंग राइट अच्छे से नहीं दे रखे हैं, तो इसलिए वो पार्लियामेंट को एज ए इफेक्टिव टूल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन वो डाउट भी करते हैं। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये चीज़ क्लियर करते हैं कि रेवोल्यूशन के बाद हम सबसे पहला जो काम करेंगे एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आएंगे, एक पॉलिटिकल रूल होगा प्रोलिटेरियत का। तो जो डेमोक्रेसी पार्लियामेंट नहीं दे सका था सही वे में, अंडर रिप्रेजेंटेशन थी, वोटिंग राइट्स लिमिटेड लोगों के पास थी, ये सारी चीज़ें जो है हम ठीक कर देंगे आफ्टर द रेवोल्यूशन। फ्यूचर सोसाइटी कैसी होगी जिसमें एलियनेशन जो है हर तरह की फॉर्म में अबॉलिश हो जाएगी, जिसमें ह्यूमन लिबरेशन होगी, क्रिएटिविटी होगी। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की ये बात नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं। ऐसा काम करके जिनको आपको काम करने से खुशी मिल रही है, आप काम इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको उस काम करने के पैसे मिलते हैं और आपने पैसे इसलिए लेने हैं क्योंकि आपने सर्वाइव करना है इस दुनिया में, आप काम कर रहे हो क्रिएटिविटी की भावना से। तो ये ट्रू ह्यूमन लिबरेशन वो कहते हैं फ्यूचर सोसाइटी में आएगी। डिवीज़न ऑफ लेबर, प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी चीज़ें जो है अपने आप में डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि यही एलियनेशन क्रिएट कर रहा था, यही मन में का जो है पैदा कर रहा था, जिसकी वजह से ज़बरदस्ती आपको काम करना पड़ रहा है अपने सर्वाइवल के लिए। तो इसलिए कहते हैं ये लिबरेशन ऑफ प्रोलिटेरियत जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लिबरेशन होगी पूरी सोसाइटी की। ये सारी चीज़ें जो है कार्ल मार्क्स और एंगल्स बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मार्क्स के थॉट में ये डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरियत का एनालिसिस क्या था। ये अपने आप में बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि ये भी आइडिया मार्क्स की राइटिंग्स में धीरे धीरे इवॉल्व होता है, फिक्स नहीं रहता है। तो इसलिए इसका डीपर एनालिसिस करना और इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, और वही हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ तक आकर आपके हालात कुछ ऐसे होंगे जैसे होता नहीं था कि लास्ट लेक्चर चल रहा है, छुट्टी होने का टाइम है, लेकिन टीचर पढ़ाई जा रहा है, ख़त्म ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हम उस सिचुएशन पे तो आ गए हैं आज, वो मुझे समझ में आ रहा है। बट क्या करें, कार्ल मार्क्स को लेकर इतनी सारी चीज़ें जो हमने पढ़ रखी उसको कन्फ्यूजन भी वो बहुत क्रिएट करती है।
तो सारी कन्फ्यूजन आज दूर करके जानी है, बार बार मौका नहीं मिलता कार्ल मार्क्स को ऐसे पढ़ने का। अब अगर डिक्टेटरशिप और प्रोलिटेरियत की हम बात करें तो मार्क्स और एंगल्स की राइटिंग में वो ग्रेजुअली इमर्ज होता है। ऐसे नहीं कि शुरू में ही वो क्लियर थे कि डिक्टेटरशिप और प्रोलिटेरियत होगी, वो क्या होगी। ये सारी चीज़ें उनकी राइटिंग्स में धीरे धीरे इवॉल्व होती है। जर्मन सोशल डेमोक्रेट्स के साथ डिबेट हो जाए, अनार्किस्ट के साथ डिबेट हो जाए, जब पेरिस कम्यून जो आता है 1871 में, उसके एक्सपीरियंस ने ये सारा जो उनका आइडिया है डिक्टेटरशिप और प्रोलिटेरियत का, उसको शेप किया है। इसलिए हमें मार्क्स की राइटिंग में कोई एक सिंगल सिस्टमैटिक आइडिया ये नहीं दिखता है। उनके जो रिमार्क्स है डिक्टेटरशिप और प्रोलियत के, वो स्कैटर्ड हो रखे हैं, डिफरेंट राइटिंग्स में हमें मिलते हैं। दो इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसमें ये हमें मिलता है, एक है सिविल वॉर इन फ्रांस जो 1871 में पब्लिश होता है, और एक है क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम जो 1875 में मिलता है। यहाँ पर फिर भी हमें डिक्टेटरशिप और प्रोलिटेरियत के जो आइडिया है उसका हमें अंश मिलने शुरू हो जाते हैं, स्कैटर्ड वे में ही है, लेकिन समझ आ जाता है कि कार्ल मार्क्स किन सब चीज़ों की बात करते हैं। क्लैरिटी दिखाई देने लगती है, ऐसे नहीं कि कोई क्लैरिटी नहीं देते, क्लैरिटी मिलती है। सबसे पहले तो ये देखिए कि मार्क्स की थ्योरी में ये अपने आप में एक सेंट्रल आइडिया क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि कम्युनिस्ट सोसाइटी का क्या नेचर होगा हमें इस आइडिया से पता चलता है, जिस कम्युनिस्ट सोसाइटी को मार्क्स बनाने की बात कर रहे हैं। और जब ये ट्रांजिशन रोल आएगा, सोशलिज्म से हम कम्युनिज्म की तरफ जाएंगे फ्यूचर में, जो कार्ल मार्क्स की प्रेडिक्शन थी, तो उस ट्रांजिशन रोल में प्रोलिटेरियन स्टेट कैसी होगी ये भी चीज़ हमें समझने को मिलेगी। तो इसी बात को लेकर ना मार्क्सिस्ट और लेनिस्ट डिवाइड हो जाते हैं कि वो किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। अब इसमें एनार्किस्ट आ जाते हैं कुछ मार्क्सिज्म के विदिन ही, जो हर तरह की स्टेट की फॉर्म को रिजेक्ट करना चाहते हैं, और कुछ सोशल डेमोक्रेट्स आ जाते हैं जो पार्लियामेंट्री मेथड्स को प्रेफर करना चाहते हैं। तो ये एक डिवीज़न हमें मार्क्सिज्म में देखने को मिलती रहती है। अब मार्क्स की राइटिंग में डिक्टेटरशिप और प्रोलिटेरियत जो है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वर्ड यूज़ ही नहीं किया गया, जो इतना बाद में पॉपुलर हो गया। रैदर इमीडिएट एलिमिनेशन ऑफ स्टेट का भी कोई जिक्र वहाँ पर नहीं दिखाई देता है। रैदर मार्क्स और एंगल्स इंस्टेड किसकी बात करते हैं, पॉलिटिकल रूल ऑफ द प्रोलिटेरियत। डिक्टेटरशिप वाला वो वर्ड यूज़ ही नहीं करते हैं, जिसमें वो वर्कर्स को अर्ज करते हैं, यानी वो स्टेट की पावर को कैप्चर करें, रूलिंग क्लास की प्रिविलेज जो है उसको डिस्ट्रॉय करें, स्टेट जो है अपने आप इवेंचुअली डिसअपेयर्ड होने लगेगी। इसको विदरिंग अवे का आइडिया कहा जाता है कि स्टेट अपने आप ही विदर अवे हो जाएगी। स्टेट को इंटेंशनली ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप रूलिंग क्लास की एक प्रिविलेज ही ख़त्म करते जाओगे, वो क्लास ही ख़त्म हो जाएगी, तो अपने आप उस क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाली जो स्टेट मशीनरी है वो भी विदर अवे हो जाएगी, इवेंचुअली डिसअपेयर हो जाएगी। ये आइडिया हमें समझ आता है, ये आइडिया हमें मिलता भी उनकी राइटिंग्स में। वो कहते हैं रेवोल्यूशन का पहला जो स्टेप है वर्किंग क्लास के लिए वो ये है कि प्रोलिटेरियत यानी वर्किंग क्लास अपने आप को इस पोजीशन पे रेस कर ले कि वो सभी जो स्टेट के इंस्ट्रूमेंट है उसको सेंट्रलाइज कर ले, प्रोडक्शन के जितने मीन्स होते हैं उसको सेंट्रलाइज कर ले, स्टेट के कंट्रोल में जो है वो ले आए। और ये जो प्रोलिटेरियत क्लास होगी, ये जो प्रोलिटेरियत ऑर्गेनाइजेशन होगी, स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन होगी, यही अपने आप में अब रूलिंग क्लास का काम करेगी, ये चीज़ों को कंट्रोल करेगी। किस लेवल पर कंट्रोल करेगी, क्या कंट्रोल करेगी, वो भी आगे चलकर आपको समझ आता जाएगा, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा लंबा जाने वाला है। मार्क्स और एंगल जो है वो जितनी भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, चाहे वो क्लास बेस्ड है, ब्यूरोक्रेटिक बेस्ड स्टेट है, वो कहते हैं उसमें एक चीज़ हमें दिखाई देती है कि मिनॉरिटी रूल है, और उस मिनॉरिटी रूल में डोमिनेंट क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और डोमिनेंट क्लास ही बेसिकली रूल कर रही है। और वो कहते हैं जब प्रोलिटेरियत आएंगे तो ये रूल मिनॉरिटी नहीं होगा, मेजॉरिटी का होगा। वो स्टेट को कंट्रोल करेंगे, स्टेट के सारे जो मशीनरी है उसको सीज कर लेंगे। और जब मेजॉरिटी रूल होगा वो अपने आप में ट्रूली डेमोक्रेटिक होगा, मेजॉरिटेरियन रूल होगा, जो हमें एग्जिस्टिंग स्टेट में दिखाई नहीं देता, लेकिन वो क्लेम करते हैं। क्योंकि मार्क्स और एंगल्स के टाइम पर भी तो पार्लियामेंट जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, वहाँ पर भी तो जो जीत रहा है वही जो है सरकार बना रहा है, तो मेजॉरिटी रूल होना चाहिए ना, जो ज़्यादा जीत रहा है ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा वोटें जिसको पड़ रही है। लेकिन मार्क्स एंड एंगल्स कहते हैं वो मेजॉरिटी रूल है ही नहीं, वो माइनॉरिटी रूल है। एक क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया रूल है, और एक क्लास ही सारी स्टेट की मशीनरी को कंट्रोल कर रही है। इसलिए ये कहते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरियत या प्रोलिटेरियत रेवोल्यूशन जब आएगी वो प्रोलिटेरियत मेजॉरिटी में होंगे और अपने आप में डेमोक्रेटिक रूल बनाएंगे। ये एक्सपेक्टेशन उनसे की जाती। फ्रेंच रेवोल्यूशन से कार्ल मार्क्स इंस्पायर थे 1789 में,
वो जो स्टेट मशीनरी जो कैप्चर की गई रेवोल्यूशनरी के द्वारा, ठीक है, एक सेंट्रलाइजेशन चीज़ें लेकर आए, तो वहाँ से वो एक्सपेक्ट करते हैं सेम प्रोलेटेरिएट भी कुछ ऐसे करे, ऐसी ही रेवोल्यूशन वो लेकर आ सकते हैं। अब एक हमें डिवीज़न भी दिखाई देती है मार्क्स की राइटिंग में, कैप्चर थीसिस वर्सेस स्मैश थीसिस, कि स्टेट को कैप्चर करना है या स्टेट को ख़त्म करना है, ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है। अब हमें मैनिफेस्टो में कैप्चर थीसिस दिखता है, मैनिफेस्टो जो उनकी राइटिंग है उसमें वो कहते हैं वर्कर क्या करेंगे, स्टेट को कंट्रोल करेंगे और उसके ही टूल्स को यूज़ करेंगे सोसाइटी को और ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज करने में। स्मैश थीसिस कहता है, खास करके 1871 की जो राइटिंग्स आती है और पेरिस कम्युनिक के बाद जो एक्सपीरियंस रहता है मार्क्स का, और उसमें वो कहते हैं स्टेट को हमें डिसमेंटल ही करना होगा, सिर्फ कैप्चर नहीं करना, कंप्लीटली स्मैश ही करना होगा। अब ये जो ड्रैपर है ये रिव्यू करते हैं मार्क्स की राइटिंग, अब जो 1848-49 के कॉन्टेक्स्ट में लिखी जा रही है, उसको समझने के लिए लिखी जा रही है। ये कहते हैं वो समझाना चाहते हैं मार्क्स हमें कि स्टेट का एक्चुअली जो डिस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं उसका मतलब यही है कि एक क्लास दूसरी क्लास को सप्रेस ना करे, ऐसे रूल को ख़त्म करना चाहते हैं। यही डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट का उनके माइनिंग थे, जो 1848 और 49 के कंटेक्स्ट में अगर कोई वो बात कर रहे थे। तो ये भी एक डिबेट रहती है कैप्चर वर्सेस स्मैश थीसिस की। कम्युनिस्ट सोसाइटी कैसी होगी, उसका विजन कैसा होगा, एक क्लासलेस सोसाइटी होगी, एक ऐसी एसोसिएशन होगी जहाँ पर फ्री डेवलपमेंट होगी, और एक ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पर फ्री डेवलपमेंट ऑफ ईच इज़ द कंडीशन ऑफ फॉर द फ्री डेवलपमेंट ऑफ ऑल, ये कोट कहते हैं, जिसमें सबकी जो है डेवलपमेंट होगी, ठीक है, सबका जो है कल्याण होगा, जैसे आप कह सकते हैं। कम्युनिज्म के तरफ जब मार्क्स कहते हैं हम चलेंगे, मार्क्स और एंगल्स जो है इसको 10 स्टेप्स में भी लिखते हैं, 10 ट्रांजिशनल मेजर्स, जो चीज़ें जो है करनी होंगी, यानी कम्युनिज्म में जाने के लिए सोशलिज्म में कुछ कदम उठाने होंगे। अब वो 10 कदम कौन से उठाने होंगे, अब लैंडेड प्रॉपर्टी को अबॉलिश करना होगा, टैक्स लगाना होगा, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी कन्फिस्केट भी करनी होगी, जब्त भी करनी होगी जो आपके विद्रोही है, रिबेल्स है, ठीक है, स्टेट क्रेडिट को सेंट्रलाइज कर ले, लोन वगैरह सारा जो है लोन वो स्टेट देगा, ट्रांसपोर्ट जो है स्टेट के हैंड में आ जाए, ठीक है, प्रोडक्शन के मीन स्टेट के हाथ में आ जाए, इक्वल जो है लाइबिलिटी होगी सभी सिटीज़न की लेबर को लेकर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को कंबाइन कर दिया जाए, टाउन एंड कंट्री की जो डिस्टिंक्शन है उसको अबॉलिश कर दिया जाए, सभी बच्चों के लिए जो है पब्लिक स्कूल में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, ऐसे स्टेप्स जो है लेने होंगे। अब इसके अलावा जो है ट्रांजिशनल स्टेज की ना हमें मार्क्स ब्लूप्रिंट भी नहीं देकर गए, ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम बन जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मार्क्स अगर झिझक रहे हैं, एक अच्छी तरह से ब्लूप्रिंट नहीं लिख के गए हैं कि सोशलिज्म में करना क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें करनी होगी, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर मैं चीज़ें बताऊंगा ये चीज़ें करनी होंगी, अपने आप में वो यूटोपियन आइडियल्स बनने लगेंगे, तो मैं उससे बचना चाहते हैं मार्क्स। स्कॉलर्स ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो यूटोपियन आइडल्स नहीं देना चाहते, कि वो लिख तो गए हैं बाद में वो चीज़ें पूरी ना होए, इसलिए वो चाहते हैं कि कम्युनिज्म जो आए रियल हिस्टोरिकल कंडीशन से आए। कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया उन्होंने अपनी बुक में लिख दिया और लोग फॉलो करने लगे, ऐसे नहीं, वो वहाँ पर परिस्थितियाँ देखे जाएं और उस हिसाब से जो उनका गोल है कम्युनिज्म लेकर आने का, यानी एक स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी बनाने का, उस गोल को वो अचीव कर पाए। अब वो कैसे कर पाते हैं वो अपने हिसाब से हिस्टोरिकल कंडीशंस उन्हें बता देगी। इवन बहुत ये इंटरेस्टिंग बात है कि एंगल्स की जो राइटिंग है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिज्म जो 1847 में आती है, यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से भी पहले एक साल जो आती है, उसमें ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ ऑलरेडी वहाँ पर हमें मेंशन दिखाई देते हैं। अब डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट को भी हमने समझना है, और मार्क्स की एक राइटिंग है क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, तो उसमें भी इसके हमें बहुत सारे जो है आइडियाज़ मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ से अगर हम समझेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियरिटी में आती जाएगी। मार्क्स कहते हैं स्टेट और प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप, यानी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट जो व्यूज़ हैं उनके, वो बेसिकली इवॉल्व होते हैं 1848 और 1852 के आसपास, क्योंकि बहुत सारे इस टाइम पर ना फ्रांस में क्लास स्ट्रगल जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है, छोटी छोटी रेवोल्यूशंस देखने को मिल रही है, फ्रांस में काफ़ी स्ट्रगल हो रही है, ये सारी चीज़ें दिख रही है। और पेरिस कम्यून 1871 में जब लेटर आता है तो फिर तो और ज़्यादा क्लैरिटी कार्ल मार्क्स को भी मिलने लगती है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले उन्होंने जो चीज़ें समझी थी कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, कैसी रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, वो अपने आप में उनको भी लगा कि वो ठीक एनालिसिस नहीं है। बाद में वो इन सभी चीज़ों को वो बदलते भी है, खास करके पेरिस कम्यून के बाद वो अपने आइडियाज़ को रीफॉर्मुलेट करते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। अब बोल्शेविक जो है वो मार्क्स के जो फ्रांस का इंस्पायर्ड मॉडल था
वो उसी को लेकर आना चाहते हैं, उसी को इमिटेट करना चाहते हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड मॉडल था रेवोल्यूशन का। हालांकि मार्क्स ने उस आइडियाज़ को रीफॉर्मुलेट भी कर लिया था, लेकिन फिर भी वो उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये भी अपने आप में एक चीज़ है कि मार्क्स के सिलेक्टिवली राइटिंग्स को चूज़ किया जा रहा है कि किस चीज़ को लेकर आना चाहिए, किसको नहीं। तो बोल्शेविक, आप पता है रशियन रेवोल्यूशन वाले बोल्शेविक, तो वो लेकर आते हैं। अब डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियत वर्ड आ कहाँ से गया है, ये भी क्लैरिटी हमें लेकर आनी है, क्योंकि 1850 में मार्क्स एंड एंगल्स तो रूल ऑफ प्रोलेटेरियत की बात कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप की तो बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये एक टैक्टिकल स्लोगन इन्होंने अडॉप्ट किया है जो किसी न किसी वे से ब्लैंक्विस्ट को भी चैलेंज कर दे। अब ब्लैंक्विस्ट जो हैं वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं। वहीं अनार्किस्ट आते हैं तो वो बिल्कुल भी किसी तरह की स्टेट अथॉरिटी की बात नहीं करते हैं। तो नार्किस्ट हो जाए, रिफॉर्मिस्ट हो जाए, उन सभी लोगों को किसी तरह से चुप कराने के लिए या चीज़ समझाने के लिए उन्होंने ऐसा वर्ड ऐड किया, क्योंकि रूल ऑफ प्रोलेटेरियत अपने आप में पावरफुल नहीं लग रहा था। डिक्टेटरशिप जो है वो अपने आप में पावरफुल वर्ड बन जाता है। तो सभी लोग साथ चल सके इस आइडिया के अंदर, ठीक है, कन्विंस हो सके, तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियत वर्ड हंट सजेस्ट करते हैं एक पोलेमिकल वेपन था जो यूज़ किया गया कार्ल मार्क्स और एंगल्स के द्वारा। अब सरप्राइजिंगली ये चीज़ हैरान करने वाली है कि उन्होंने ये आइडिया उनसे नहीं लिए जो खुद रेवोल्यूशनरी थे, जैसे लुई ब्लैंकी जो थे एक रेवोल्यूशनरी थे, जो हो सकता है कि वो बात करें वर्कर्स के इंटरेस्ट की, लेकिन उन्होंने ये आइडिया पता किससे बोरो किया, जो वर्कर के इंटरेस्ट को सरप्रेस करने वाला लीडर आया था जिसका नाम है लुई यूजीन काविन्याक। ये एक जनरल थे और ठीक है ब्लैंकी के एनिमी थे, और इनके चलते हुए वर्कर को सप्रेस किया गया अपने टाइम पर। तो ये कह रहे हैं क्योंकि वर्कर को सप्रेस किया, आपकी डिक्टेटरशिप आई है। अब मार्क्स ने इसी चीज़ को उल्टा कर दिया, अब आएगी फिर डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियत। आपने अपनी डिक्टेटरशिप दिखा दी, अब वर्कर्स की, प्रोलेटेरियत की डिक्टेटरशिप देखो। तो ये ऐसे आइडिया डिक्टेटरशिप का नाम आ जाता है, डिक्टेटरशिप जो है डेवलप हो जाता। अब ऐसी कहानियाँ हमें कम पता होती है, इसलिए ये सारा जो है मुझे लगा कि डिटेल में चीज़ें डिस्कस एक बार कर लेनी चाहिए ताकि लाइफ लॉन्ग आपकी लर्निंग का जो है पार्ट बना रहे। अब एंगल्स एम्फेसाइज करते हैं कि स्ट्रिक्ट सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। ये जब हम पावर ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मेजॉरिटी का रूल होना चाहिए मिनॉरिटी पर। ये कोई मिनॉरिटी की डिक्टेटरशिप नहीं होगी, कोई कम लोग या फ्यू चंद लोग ऐसे नहीं होंगे जो सारी चीज़ें कंट्रोल करने लगेंगे। नहीं, ये मेजॉरिटी होगी प्रोलेटेरियत की, जो ज़्यादा लोग होंगे वो कंट्रोल करने लगेंगे। सो पावर अपने आप में किसी तरह से सेंट्रलाइज रहे इन ज़्यादा लोगों के पास। कम लोगों के पास जब आ जाती है तो वो मेजॉरिटी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगती है। ये एंगल्स की एक समझ थी। डिक्टेटरशिप की नेचर क्या होगी? अब मार्क्स ने क्योंकि इसकी फिक्स डेफिनेशन नहीं दी है, ये अपने आप में सोशल डिस्क्रिप्शन है। कहने का मतलब है मार्क्स ने ये थ्योरी कंप्लीट नहीं की अपने आप में कि डिक्टेटरशिप कैसे होगी, कैसे चलेगी और क्यों नहीं किया। हमने बता दिया आपको कि मार्क्स चाहते थे मेरे एब्स्ट्रैक्ट आइडियल्स ना हो, अपने आप में हिस्टोरिकल कंडीशन से जो चीज़ निकलेगी वो ज़्यादा बेटर होगी। लेकिन हमने मार्क्स के एनालिसिस में या ये उनकी राइटिंग्स में ये चीज़ पढ़ी है कि वो डिक्टेटरशिप को समझाना चाहते हैं। अगर डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियत में एक क्लास का पॉलिटिकल पावर का नेचर, यानी अगर प्रोलेटेरियत के पास पावर आती है तो वो कैसे अब इसको यूज़ करेंगे, वो तो उन्होंने समझा रखा। तो इसलिए ये सोशल डिस्क्रिप्शन है अपने आप में, चाहे कंप्लीट जो है ब्लूप्रिंट नहीं है। तो इसको मिलीबैंड या ड्रैपर ऐसी चीज़ें समझाना चाहते हैं, या किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। कोई पार्लियामेंट्री होगी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ, ऐसी कोई गवर्नमेंट की फॉर्म के साथ जुड़ी हुई नहीं है। ये क्लास डिस्क्रिप्शन है। अगर एक क्लास के पास पावर आएगी तो वो कैसे रूल करेगी, ठीक है, किस तरह की सरकार होगी, ऐसी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री कैसी फॉर्म होगी, डेमोक्रेटिक, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो ये कहते हैं टेम्परेरी होंगी, लेकिन होगी अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल होगी। ठीक है, इसमें रेवोल्यूशनरी ट्रांजिशन लेकर आने के लिए पावर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज़ किया जाएगा। तो डिक्टेटरशिप के नेचर में जो ब्लैंक्विस्ट और बॉबोविस्ट के व्यू थे उस टाइम पर, एजुकेशनल डिक्टेटरशिप जो है, एनलाइटेंड माइनॉरिटी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल, वो लेकर आएंगे। ये ऐसे व्यूज़ भी जो अपने टाइम पर मार्क्स के एग्जिस्टेंस में थे वो रिजेक्ट कर देते हैं। टेरर की लोग बात करने लगते थे कि डेमोक्रेसी देर बाद आएगी, प्रोलेटेरियत ऐसे जो है काम करेंगे,
टेरर लेकर आएंगे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हमें दिखाई देता है, रेन ऑफ टेरर जिसे कहते हैं, बहुत सारी किलिंग्स और वायलेंस होती है, ठीक है। लेकिन मार्क्स ऐसी चीज़ें भी रिजेक्ट कर देते हैं, या टेरर की चीज़ें भी रिजेक्ट कर देते हैं, डेमोक्रेसी को वो पोस्टपोन नहीं करना चाहते हैं। मार्क्स एंड एंगल्स रैदर रेजिस्ट करते हैं कि ये जो रूल होगी एंटायर क्लास के द्वारा रूल की जाएगी, यानी मासेस जो हैं, जो बहुत गिनती में होते हैं मासेस, वो अपने आप को इमेंसिपेट करेंगे, अपने आप को रूल करेंगे, उनकी बात ये कर रहे हैं। अब फ्रांस में ये जो क्लास स्ट्रगल की राइटिंग है, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1848-1850 में जो ऑब्जर्व करते हैं कार्ल मार्क्स की ये राइटिंग है, उसमें बेसिकली ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहते हैं रेवोल्यूशन जो है अपने आप में परमानेंट होगी, यानी ये तब तक चलती रहेगी, ये कंटिन्यू रहेगी जब तक क्लासेस का डिस्टिंक्शन क्लासेस सोसाइटी से ख़त्म नहीं हो जाती है। प्रोडक्शन रिलेशन आइडियोलॉजिकल फॉर्म जो अर्दियत चल रहे थे वो सारे ख़त्म नहीं हो जाते, अबॉलिश नहीं कर लेते। इसलिए डिक्टेटरशिप और प्रोलिटेरियत जो है नेसेसरी है, यही क्लासेस की डिस्टिंक्शन को जो है अबॉलिश करेगी। तो मार्क्स अपने चाहे यूनिवर्सल सोसाइटी वाले सर्कल जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से पहले ही एग्जिस्ट करता था, एक रेवोल्यूशनरी सर्कल था लोगों का जहाँ पर अपने आपस में वो बातें करते थे, डिबेट करते थे, तो वहाँ पर भी मार्क्स क्लियर थे कि रेवोल्यूशन जो है परमानेंट होनी चाहिए, कुछ टाइम के लिए नहीं आएगी, ऐसी चीज़ें नहीं करते। इवन ऑटो लोनिंग जो अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी थी, उसको जो मार्क्स कॉरेस्पॉन्डेंस यानी लेटर्स लिखा करते थे, राइटिंग्स लिखा करते थे, उसमें भी ये आइडिया हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मार्क्स क्लियर है। पेरिस कम्यून और सिविल वॉर जो होता है फ्रांस में 1871 का, उसमें मार्क्स काफ़ी अपने व्यू को क्लैरिफाई करने लगते हैं, जिसमें 1872 में आप कह सकते हो तो रहता है 1848 का, उसमें एक हमें अमेंडमेंट भी देखने को मिलती है इसी एक्सपीरियंस की वजह से। मार्क्स कहते हैं वर्किंग क्लास जो है वो रेडीमेड स्टेट मशीनरी पर होल्ड नहीं कर सकते हैं और उसको अपने पर्पस के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले वो कहते आए कि मशीनरी को कंट्रोल करना होगा, उसको अपने पर्पस के लिए यूज़ करना होगा। इवन कुगलमैन को जब वो लेटर्स लिखते हैं अप्रैल 1871 में, मार्क्स वहाँ पर डिक्लेयर करते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक जो मिलिट्री मशीन है स्टेट की, उसको स्मैश करना होगा, सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं करना है। पहले अब ट्रांसफ़र कहते आते हैं, अभी अमेंडमेंट हो गई है, स्मैश करने की बात कर रहे हैं। तो कैप्चर वर्सेस स्मैश थीसिस में अब आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि यहाँ आते आते मार्क्स जो है स्मैश करने की बात करने लगते हैं, स्टेट मशीनरी को ख़त्म करने की बात करने लगते हैं। वो पेरिस कम्यून जो 1871 में उनका एक्सपीरियंस रहता है, जिसमें वर्कर्स जो हैं कंट्रोल करते हैं फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री को, और वो कहते हैं ये अपने आप में मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोलिटेरियत का फर्स्ट रिबेलियन है, पहला विद्रोह हमें देखने को मिल रहा है। मार्क्स तो खुश हो रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें तो मैं कह रहा था, देखो ये चीज़ें हो भी रही हैं। तो ऐसे कुछ पार्ट एंड पार्सल में चीज़ें मार्क्स अपनी लाइफ में देख कर भी हैं। वो कहते हैं इसको प्रेस करते हुए कि ये नई सोसाइटी का एक ग्लोरियस हार्बिंगर होगा, यानी एक नए समाज का गौरवशाली अग्रदूत होगा जो नया समाज लेकर आएगा। ये कहते हैं पॉलिटिकल फॉर्म डिस्कवर्ड फॉर द इकोनॉमिक इमेंसिपेशन ऑफ लेबर। ये एक ऐसी हमने राजनीतिक व्यवस्था कायम करेंगे, ऐसी पॉलिटिकल फॉर्म डिस्कवर कर ली है जो लेबर को इकोनॉमिक इमेंसिपेशन देगी, ठीक है। यानी श्रम की आर्थिक मुक्ति कैसे होगी, ऐसी ही पॉलिटिकल फॉर्म से होगी जो पेरिस कम्यून में हमें देखने को मिलती है। कम्यून से कहते हैं कैसे लेसन हमें सीखने को मिलते हैं। स्टैंडिंग आर्मी को अबॉलिश करो, इसको सिटीजन मिलिशिया के साथ रिप्लेस करो, ठीक है। ऑफिशियल्स को इलेक्ट भी करो और रिकॉल करने की पावर भी रखो, वापस भी बुला सको अगर वो काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। पुलिस को डीपोलिटिसाइज करो, यानी जो पॉलिटिकल लीडर्स का पुलिस पे कंट्रोल रहता है वो ख़त्म कर दो। मोनार्की को अबॉलिश कर दो, मेजॉरिटी रूल लेकर आओ, यानी स्टेट जो है वो फंक्शन करेगी उसके लोगों के द्वारा, किसी प्रिविलेज एलीट क्लास के द्वारा, किसी कैपिटलिस्ट क्लास के द्वारा स्टेट नहीं चलाई जाएगी। कुछ और वो स्टेप्स बताते हैं, उपाय, मेजर्स कि क्या क्या करना चाहिए। ऑफिशियल्स की कहते हैं मॉडेस्ट वेजेस रखो, सिर्फ उनकी वेजेस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जस्ट सर्वाइवल के लिए वेजेस मिल रही जैसे वर्कर्स को मिलती आई, तो एक मॉडेस्ट वेजेस लेवल उनका होना चाहिए। प्रिविलेज को अबॉलिश करो, जजेस के भी इलेक्शन कराए जाए और यूनिवर्सल सफरेज होनी चाहिए, फ्रीक्वेंट होनी चाहिए। ये जो इलेक्शन जिसे हम कहते हैं वो यूनिवर्सल होने चाहिए। ये कम्यून कहते हैं अपने आप में वर्किंग बॉडी होगी, कोई पार्लियामेंट की तरह ये काम नहीं करेगी। इसमें लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के जो फंक्शंस होते हैं वो दोनों कंबाइन हो जाएंगी और ये ऑर्गेनाइज्ड होगी, डिसेंट्रलाइज्ड फेडरल बेसिस पे ऑर्गेनाइज होगी, यानी पावर जो है कम्युनिज्म तक आते आते कंट्रोल्ड नहीं रह जाएगी, क्योंकि डिक्टेटरशिप और पॉलिटेरियत में सेंट्रलाइज रहेगी, कंट्रोल्ड रहेगी पावर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड वो धीरे धीरे होती जाएगी।
एंगल्स अपने 1891 की राइटिंग एडिशन में लिखते हैं, ये ऐसे पेरिस कम्यून को यूलोजाइज करते हैं, उनकी प्रशंसा कहते हैं और कहते हैं ये प्रोलिटेरियन डिक्टेटरशिप का ना अपने आप में एक प्रोटोटाइप है, एक मॉडल है जो हम वास्ट लेवल पर लेकर आना चाहते हैं। सिर्फ यहाँ तक हम सीमित इसके बारे में नहीं रहना चाहते। गोथा प्रोग्राम की जो राइटिंग आती है 1875 में, बेसिकली वो लिखी गई थी अनार्किस्ट जैसे थे, बकनिन थे, ठीक है, उनके अगेंस्ट लिखी गई थी। स्टेटिज्म का जो रोल या सेंट्रलाइजेशन की बात वो करते थे, मार्क्सिज्म को एक्यूज़ करते थे, उनको कह लो कि समझाने के लिए या अपना एक डिफेंस पेश करने के लिए लिखी गई है। जर्मन के सोशल डेमोक्रेट्स थे, ठीक है, वो स्टेट को यूज़ करना चाहते थे ग्रेजुअल वे में, रिफॉर्म्स के वे में, सफरेज के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू, तो उनको भी समझाने के लिए ये क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम की राइटिंग लिखी जाती है। इसमें मार्क्स जो है डिक्टेटरशिप के जो आइडिया है, प्रोलिटेरियत की डिक्टेटरशिप का आइडिया, उसके ट्रांजिशन के बारे में सही तरीके से बताते हैं। वो कहते हैं कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट सोसाइटी में एक रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी और उसी रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन को वो कहते हैं जहाँ पर स्टेट क्या होगी, स्टेट कहते कुछ भी नहीं होगी, वो एक्चुअली एक डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरियत होगी। तो वहाँ पर जो स्टेट रोल प्ले कर रही है वो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरियत नाम से जाना जाएगा। और क्या क्या करेगी, क्या क्या स्टेप्स लेंगे, वो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। लेकिन ये चीज़ डिस्कस करने वाली है कि इसमें मार्क्स समझाते हैं कि कम्युनिज्म के दो फेसेस होंगे। लोअर फेस जिसमें सोशलिज्म रहेगा, जो ओल्ड सोसाइटी स्टिल कंटिन्यू चल रही होगी, लेकिन यहाँ पर जो लेबर की परफॉर्मेंस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो होगी जो जितना काम कर रहा है उसको उतना रिवॉर्ड भी मिलेगा, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। लेकिन हायर फेस आएगा कम्युनिज्म का, जहाँ पर प्रोडक्शन जैसी चीज़ें जो है अबंडेंस होगी, बहुत सारी हो जाएगी, और यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड, यानी काम उससे इतना लिया जाएगा जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, जितनी उसकी क्षमता है, लेकिन उसको दिया उतना जाएगा, उसको उतनी ही कमाई मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेंगे, पैसा मिलेगा जितनी उसकी ज़रूरत है, सिर्फ ज़रूरत से हिसाब से, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये प्रोदॉन से ही उन्होंने ये जो फेस है लिया है, मार्क्स ने लेटर ऑन इसको अडॉप्टेड भी किया। कम्युनिज्म में आपको डिवीज़न ऑफ लेबर ख़त्म होती दिखाई देगी, इंडिविजुअल जो है वो फ्री हो जाएंगे अपने टैलेंट्स को डेवलप करने के लिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड हो जाएगी, और लेबर जो है वो अपने आप में एक ज़रूरत और नेसेसिटी बनेगी, मतलब जो चीज़ें ज़रूरी है उसके लिए लेबर की जा रही है, सिर्फ सर्वाइवल तक सीमित नहीं रहेगी, ह्यूमन फुलफिलमेंट तक रहेगी। जिन काम को करके उनको मज़ा आता है, खुशी मिलती है, वो सारे काम जो है ह्यूमन फ्रीली इंडिपेंडेंटली कर पाएंगे, मजबूर नहीं होना पड़ेगा अपनी लेबर को किसी को बेचने के लिए। प्रिमिटिव कम्युनिज्म और हायर कम्युनिज्म में मार्क्स एक डिफरेंशिएट भी करते हैं, कहते हैं कम्युनिज्म की स्टेज पहले भी रही है इतिहास में, वहाँ पर भी कम्युनल ऑनरशिप रही है, ठीक है, वहाँ पर कम्युनल ऑनरशिप ऑफ विमेन भी रही है, लेकिन कहते हैं यहाँ पर इंडिविजुअलिटी नहीं रहती है, यहाँ पर कम्युनिटी का रोल ज़्यादा कंट्रोल्ड हो जाता है लोगों की लाइफ में। हायर कम्युनिज्म में इंडिविजुअलिटी भी रिटेन रहेगी, लिबरेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी भी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपमेंट है सब लोगों की हो रही होगी, कोई किसी पर दबाव या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा होगा। अब प्रॉब्लम ये है, मार्क्स ने ये नहीं समझाया है कि कैसे स्टेज 1 जो है वो स्टेज 2 की तरफ जाएगी। इसमें विल्सन का क्रिटिसिज्म और एक और थिंकर है एविनारी का क्रिटिसिज्म इसमें देखने को मिलता है। कहते हैं ये एक एम्बिग्यूटी रहती है कि स्टेज 1 से हम स्टेज 2 में कैसे मूव करेंगे, क्योंकि मार्क्स ने स्टेज 1 बताई है। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरियत कैसे आएगी, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरियत में क्या क्या करना होगा, क्या चीज़ें रहेंगी, वो क्लैरिटी है, सोशलिज्म की स्टेज की क्लैरिटी है। लेकिन कम्युनिज्म कैसे आएगा, तो कम्युनिज्म की क्लैरिटी नहीं दी है, उसका ब्लूप्रिंट नहीं दिया है, वो अपने आप कैसे आ जाएगा, ये सारी चीज़ें की एक्सप्लेनेशन वो डिमांड करते हैं। अब एंटी ड्यूरिंग में जो 1878 में आती है, एंगल्स एडवोकेट करते हैं कि स्टेट अपने आप विदर अवे होती जाएगी। ये जो कम्युनिज्म की स्टेट है ये तब आएगी जब स्टेट धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म होती जाएगी। तो ये विदरिंग अवे स्टेट का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं इसमें। कहते हैं गवर्नमेंट जो होगी वो ऑफ पर्सन विल बी रिप्लेस्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थिंग्स। ये विलियम मॉरिस से उन्होंने क्या है कि गवर्नमेंट किसी लोगों के हाथ में नहीं होगी, किसी कंट्रोल के हाथ में नहीं होगी। ये यहाँ पर एक ऐसा प्रोसेस इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा जिसके चलते हुए जो है स्टेट अपने आप में ही विदर हो जाएगी, सारी जो पावर है लोगों में डिस्पर्स हो जाएगी, क्योंकि स्टेट नहीं रहेगी कि तो स्टेट के पास
जो पावर सारी रहती है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर जिसके हाथ में है, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये स्टेट जो अबॉलिश होगी, कहते ऐसे नहीं है कि इंस्टेंटली एक रात में ख़त्म होगी, या एक दिन में कोई लॉ पास किया, ठीक है, डिक्टेटरशिप और प्रोलेटेरियन में स्टेट ख़त्म कर दी। ये ग्रेजुअली फेड होगी, इसको एक लंबा टाइम लगेगा ख़त्म होते होते। अब एंगल्स जो है मार्क्स की तरह यूटोपियन डिटेल्स तो नहीं देते, क्या क्या करना चाहिए, कम्युनिज्म में क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें डिटेल्स तो नहीं मिलती है। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि सेंट्रल प्लानिंग से ये सारी चीज़ें चलेगी, जिसमें जोर ज़बरदस्ती या कोरिएशन जैसी चीज़ें हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी एम्बिग्यूटी रहती है कि कैसे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो है वो बैलेंस करेगी इंडिविजुअल फ्रीडम को कम्युनिज्म में, जिसकी वो बात कर रहे हैं। जब प्लानिंग सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी तो चीज़ें तो थोपी जाएंगी, उस प्लान के अकॉर्डिंगली चलती जाएगी। तो यहाँ पर इंडिविजुअल की फ्रीडम कैसे रिटेन रहेगी, ये सारी चीज़ें क्लैरिटी हमें नहीं मिलती है। थ्रेटिकल डिबेट जो देती है अनार्किस्ट में उस टाइम पे बकनिन के साथ, ठीक है, वो स्टेट को अबॉलिश करना चाहते थे इमीडिएटली और वॉलंटरी एसोसिएशन के साथ उसको रिप्लेस करना चाहते थे। लेकिन वहीं जो जर्मन सोशल डेमोक्रेट्स है या लसाले, वो रिफॉर्म्स करना चाहते थे एग्जिस्टिंग स्टेट्स को ही, ठीक है, पार्लियामेंट के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू, सफ्रेज के थ्रू। मार्क्स एंड एंगल जो है वो प्रोलिटेरियन स्टेट को एक टेम्परेरी स्टेट मानते हैं, स्टेज मानते हैं, जो वो कहते हैं डेमोक्रेटिक होगी, मेजोरिटेरियन होगी, ट्रांजिशनल होगी और अपने आप धीरे जो है स्टेट जो है चली जाएगी। इतना घबराने की बात नहीं है। इसको समराइज वे में भी एक बार क्लियर कर लेते हैं कि डिक्टेटरशिप और प्रोलिटेरियत का जो आइडिया है मैनिफेस्टो में पहले दिखाई देता है, फिर क्लास स्ट्रगल की राइटिंग में, सिविल वॉर इन फ्रांस की राइटिंग में, देन क्रिटिक ऑफ द ग्रोथा प्रोग्राम में। ऐसे ये धीरे धीरे इवॉल्व होता रहता है। तो ये क्लियर कर देते हैं वर्किंग क्लास कोई माइनॉरिटी रूल नहीं होगा, ये मेजॉरिटी रूल होगा। पेरिस म्यून कहते हैं जो एक्सपीरियंस रहे हैं कुछ वैसे ही एक्सपीरियंस हम देखने को मिल सकते हैं इन फ्यूचर। ये अपने आप में एक प्रोटोटाइप हमें दिखाता है, एक मॉडल बनता है कि कैसे डिक्टेटरशिप और प्रोलिटेरियत काम करने वाली है। दो फेसेस कम्युनिज्म के होंगे, एक लोअर लेवल पर सोशलिज्म होगा, फिर हायर लेवल आएगा कम्युनिज्म, जिसमें स्टेट अपने आप में विदर अवे हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मार्क्स और एंगल जो है स्टेट के विदर अवे के आइडिया में इंसिस्ट करते हैं, लेकिन ये चीज़ क्लियर नहीं करते हैं कि ये ट्रांजिशन अपने आप में होगी क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज़ें बताने अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट आइडल्स और यूटोपियन आइडियल्स हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में अपने आप अनफोल्ड होगी, तो आप देख लेना कैसे होगी। अब हम कुछ नोटेबल कोट्स जो कार्ल मार्क्स के फेमस है और कोट किए जाते हैं, PYQs में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो देख लेते हैं। पहला कोट ये कहता है कि कार्ल मार्क्स कहते हैं फिलोसफर ने अभी तक वर्ल्ड को इंटरप्रिटेट ही किया है, बहुत तरीक़ों से अपने हिसाब से वर्ल्ड को समझा है और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बट कहते इंटरप्रिटेशन मकसद नहीं ना होना चाहिए, मकसद तो ये था, द पॉइंट वाज हाउ एवर इज़ टू चेंज इट, इसको बदलने का उद्देश्य होना चाहिए, ना कि सिर्फ इंटरप्रिटेशन करने का। दूसरा उनका फेमस कोट है, रिलीजियन इज़ द ओपियम ऑफ द पीपल। लोगों के लिए धर्म ऐसे है जैसे ओपियम का नशा हो, कि वो अपने धर्म के बाहर या रिलीजन से बाहर जाकर वो चीज़ें देख ही नहीं पाते, रियलिटी को समझ ही नहीं पाते। हिस्ट्री ऑफ ऑल हिटहोटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। ये हमने कोट बखूबी से पढ़ रखा है और डिटेल में समझ भी रखा है कि कैसे अब तक की जो भी हिस्ट्री है वो क्लास स्ट्रगल की ही हिस्ट्री है। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। जब कार्ल मार्क्स से पूछा जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज सोसाइटी में कैसे होनी चाहिए, तो उनका जवाब आएगा फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, जिसकी जितनी क्षमता है उससे उतना ही काम लिया जाए और जिसकी जितनी ज़रूरत है उसको उतने ही रिसोर्सेज या रिवार्ड्स दिए जाए, ज़रूरत के बेसिस पे दिए जाए, ना कि टैलेंट के बेसिस पे, कितना काम किया है उसके बेसिस पे नहीं, नीड्स के बेसिस पे दिए जाएंगे। आइडिया ऑफ द रूलिंग क्लास आर इन एवरी इपोक द रूलिंग आइडियाज़। इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं जो रूलिंग क्लास के आइडियाज़ भी होते हैं, वो आइडियाज़ इस तरह के होते हैं, वो रूलिंग आइडियाज़ होते हैं कि शासक करने के लिए, अपना शासन चलाने के लिए, अपना रूल चलाने के लिए ही वो आइडियाज़ बनाए जाते हैं, ताकि सोसाइटी उनको फॉलो करती रहे और उनके रूल के अधीन ही रहे। जैसे वर्क इज़ वर्शिप का आइडिया की मैंने एग्जांपल दी थी वीडियो के पीछे में। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी वर्कर्स हैं उनको यूनाइट होने की ज़रूरत है। वो कुछ खोएंगे नहीं अगर यूनाइट हो जाते हैं, वो अगर कुछ खोएंगे तो वो बस अपनी चेन्स खोएंगे, वो चेन्स जिन्हें उन्हें बांध रखा है, जिन्हें उन्हें एक्सप्लॉइट कर रखा है, जिन्हें उन्हें मजबूर कर रखा है,
गरीबी में जीने के लिए। तो अगर वो यूनाइट हो जाएंगे, रेवोल्यूशन ले आएंगे, तो उनके हालात बेहतर हो जाएंगे। तो इसलिए उनके पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस उनकी चेन्स ही, जंजीरें वही जाएंगी। तो कार्ल मार्क्स को लेकर कुछ सपोर्टिव और एप्रिशिएटिव कमेंट्स भी रहते हैं और कुछ क्रिटिकल भी रहते हैं, दोनों हम समझ लेते हैं। बर्लिन कहते हैं मार्क्स ने सोशल साइंसेस में एक नया टूल डेवलप किया है क्रिटिसिज्म का। इसके चलते हुए हम जब हिस्टोरिकल एनालिसिस करेंगे उसमें इकोनॉमिक कंडीशन को सेंटर लेकर चलेंगे और देखेंगे कि कैसे इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती है और उससे हिस्ट्री चेंज आती है। ये प्रेज है मार्क्स के लिए। कॉन्फोर्थ डिफेंड करते हैं मार्क्सिज्म को पॉपर के क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट। पॉपर का क्रिटिसिज्म भी आगे हमने पढ़ना है। वो आर्ग्यू कहते हैं कम्युनिज्म का मतलब कभी भी ये नहीं रहा है कि तानाशाही लेकर आनी है, टिरनी लेकर आनी है या फ्रीडम को डिस्ट्रॉय कर देना है, आर्ट्स और कल्चर को ही डिस्ट्रॉय कर देना है। मार्क्स ये चीज़ कभी चाहते ही नहीं थे और कम्युनिज्म की ये गलत रीडिंग है जो पॉपर कर रहे हैं। हाबरमास कहते हैं सोशलिज्म अपने आप में एक एग्जाइल में लिखा गया डिस्कोर्स है, यानी उसकी आज करंट रेलेवेंसी नहीं है, ये कहना चाहते हैं। डिस्पाइट वो इसमें वो क्रिटिसाइज भी करते हैं, वही वो इसमें मार्क्स के आइडिया को अंडरस्टैंड करते हुए कहते हैं कि मार्क्स ने जो प्रोडक्शन पे फोकस किया है, ठीक है, वो जो आइडिया है ओवरलुक्ड आइडिया है सोशल इंटरेक्शन का, कि कैसे प्रोडक्शन वर्क करती है, वो वैसे नहीं है जैसे मार्क्स हमें समझाना चाह रहे हैं। कुछ क्रिटिकल व्यूज़ भी हम देख लेते हैं कि क्या है। वेबर कहते हैं कि मार्क्स का जो इकोनॉमिक बेस का आइडिया और जो इकोनॉमिक कैटेगरीज उन्होंने क्रिएट की है वो अपने आप में स्टीक नहीं है, इम्प्रिसाइज है कि कैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें जो हम समझ कर आए हैं ये वेग आइडियाज़ है। इकोनॉमी को टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने जो क्लस्टर किया है, गुच्छा सा बना दिया, कहते हैं ये अपने आप में जो चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती है और कॉम्प्लेक्स लेयर्स होती है उसको मार्क्स ने बहुत ही ज़्यादा सरल करने की कोशिश की है और जो ठीक नहीं है उनके लिए। सोशलिज्म के चलते हुए कहते हैं ब्यूरोक्रेटाइजेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, फ्रीडम तो ख़त्म ही हो जाएगी, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बढ़ जाएगी। फ्रीडम तो इसके साथ ख़त्म हो जाएगी और एंटरप्रेन्योरशिप भी नहीं बचेगी। पॉपर क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि मार्क्स का जो एनालिसिस है उसमें हमें हिस्टोरिसिज्म, हॉलिज्म और यूटोपियन टेंडेंसीज हमें देखने को मिलती है, यानी प्रैक्टिकल और रियलिटी से वो दूर है। वो कहते हैं मार्क्स की जो प्रेडिक्शन है वो अनफाल्सिफाइएबल है। वो कहते हैं मार्क्स की जो प्रेडिक्शन है वो अनफाल्सिफाइएबल है। कहने का मतलब उनकी जो प्रेडिक्शन है कभी टेस्ट ही नहीं की जा सकती। वो टेस्ट तो तब की जाएगी ना जब ऐसी कोई चीज़ें वास्तव में कम्युनिज्म ऐसा आएगा, वास्तव में ऐसे जो सोशलिज्म का सपना कह रहे थे वो करा जाएगा। अनफाल्सिफाइएबल थी क्योंकि पॉपर का जो फाल्सिफिकेशन का आइडिया, जब तक थ्योरी को फॉल्स नहीं प्रूव किया जा सकता, टेस्ट नहीं किया जा सकता, तो उस थ्योरी के कोई मायने भी नहीं होते। से मार्क्स की प्रेडिक्शन की भी वो ऐसे ही बात करते हैं और कहते हैं मार्क्स ने जो कैपिटलिज्म का एनालिसिस किया है वो कभी भी कैपिटलिज्म जो करंट सिचुएशन में चल रहा है उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ वो मैच ही नहीं करता है। वो कार्ल मार्क्स को ओपन सोसाइटी के एनिमी मानते हैं कि कार्ल मार्क्स जिस तरह के कंट्रोल या डिक्टेटरशिप और प्रोलेटेरियत की बात कर रहे हैं वो एक ऐसा रूल लेकर आएगा जो समाज को तबाह ही करके रख देगा। बर्लिन जो है वो भी क्रिटिसाइज करते हैं मार्क्स के यूटोपियन एस्पेक्ट को। वो प्लूरलिज्म को एडवोकेट करते हैं बर्लिन, मोनोइज्म को नहीं। वो कहते हैं मार्क्स के जो आइडियल्स है वो टोटलिटेरियन बन जाएंगे एक टाइम पर। इसलिए मार्क्स जो ऑफर देते हैं उसमें कहीं पर भी ये बात कहते हैं क्लियर नहीं होती कि जो रेडिकल पॉलिटिक्स की, जो डिक्टेटरशिप और प्रोलेटेरियत की वो जो बातें कर रहे हैं, जो कम्युनिज्म की वो बातें कर रहे हैं वो अपने आप में लेस अथॉरिटेरियन होगा। वो अथॉरिटेरियन भी हो सकता है। मैगी तो इवन यहाँ तक कहते हैं कि पॉपर का क्रिटिसिज्म पढ़ने के बाद कोई भी अपने आप को मार्क्सिस्ट नहीं कह सकता। अगर वो ऐसा कहता है तो ये अपने आप में इरेशनल बात होगी कहनी। गिडन्स कहते हैं मार्क्सिस्ट का जो मार्क्स का मटेरियल कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि नेशनलिज्म और नेशन स्टेट जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं वो मार्क्सिज्म का एक ग्रेटेस्ट ब्लाइंड स्पॉट था। मतलब नेशनलिज्म को नहीं देख पाए, नेशन स्टेट की इंपॉर्टेंस को नहीं देख पाए, क्योंकि उन्होंने कहा ये विदर अवे हो जाएगी स्टेट एक टाइम पर। ये विदर अवे क्या होगी, ये तो और ज़्यादा मार्क्स के टाइम के बाद सोफिस्टिकेटेड सी होगी, है स्ट्रॉन्ग होगी है। हरिंगटन कहते हैं मार्क्सिज्म जो है वो अपने आप में एक क्रिटिक ही बना रह गया लिबरल डेमोक्रेसी का। लिबरल डेमोक्रेसी का अपने आप में एक अल्टरनेटिव कभी भी नहीं बन पाया। इसी के साथ हॉब्सबॉम कहते हैं कि कम्युनिज्म के क्लैप्स होने के बाद पोस्ट मॉडर्निज्म का राइज होता है, एनवायरमेंटलिज्म का राइज होता है। ऐसी आइडियोलॉजीज राइज कर रही है। मार्क्सिज्म अपने आप में इसलिए एज ए पॉलिटिकल प्रैक्टिस रेलेवेंस ही नहीं रहा। कॉस्टलर कहते हैं मार्क्सिज्म एक ऐसे भगवान है जो फेल हो गए हैं, एक
असफल ईश्वर, ए गॉड दैट फेल्ड। B.R. नेल्सन अपनी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बुक जो एकेडमिक्स में पढ़ते भी MA वाले स्टूडेंट्स, BA वाले स्टूडेंट्स, जिसमें वो कहते हैं मार्क्स ने अपने जो आइडिया है वो प्रैक्टिस से डेवलप किए हैं। कहने का मतलब एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी वो लेकर आना चाहते थे कि सिर्फ वो वर्ल्ड को इंटरप्रेट नहीं करना चाहते थे, बट उनका पर्पस था उसको चेंज करने का। तो कहते वो ये शॉर्ट 11 पैराग्राफ्स थे उनके अपने थीसिस ऑन फ्यूरबैक, जो 1845 में मार्क्स अपने लिए ही वो कहते लिखते हैं। लुई अल्थुसर की बात करें तो वो यंग मार्क्स की राइटिंग को ओल्ड मार्क्स की राइटिंग के साथ डिफ्रेंशिएट करके बताते हैं। ये कहते हैं मार्क्स की राइटिंग्स में ये दो डेवलपमेंट देखने को मिलती है और डिफरेंट वहाँ पर आइडियाज़ की एवोल्यूशन हमें देखने को मिलती है। वही डांटे जर्मिनो जो है वो कहते हैं मार्क्सिज्म अपने आप में एक आइडियोलॉजी है, कोई सिस्टमैटिक पॉलिटिकल थ्योरी की तरह उसे नहीं देखना चाहिए। तो इसी के साथ आपके लेक्चर को करते हैं एंड। बहुत ही लंबा लेक्चर चला गया कार्ल मार्क्स का और बहुत सारी चीज़ें आपको अब माइन्यूट लेवल पर मैंने समझाने की कोशिश की है, तो वो समझ आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।